अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 90 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 का एक ताज़ा सवाल अभी आया है कि जी सिलेबस कब ख़त्म होगा। उस बच्चे को मैंने क्लास से निकालने का इरादा कर लिया है। अच्छा जी, सिलेबस वैसे तो मेरा टारगेट 31 का ही है, लेकिन आप जो है ना 3-4 का जहन रखें। 3-4 जो आगे मतलब 2-3 दिन अगले आते हैं ना, उनको आप जहन में रखें। जिसने ना आना हो बेशक ना आए। मेरा पास का तजर्बा ये है कि जो आखिरी क्लासेस में किया जाता है वो अक्सर पर्चे में आता है। बाकी 6 से 7 दिन मैक्सिमम। बात सुन लें बेटा, खामोश हो जाएं। 6 से 7 दिन एनपीओ पे मैक्सिमम लगते हैं। कैश फ्लो का टॉपिक मंडे का दिन लगाऊंगा। रेक्टिफिकेशन का एक सवाल 12वां लियाकत इंडस्ट्रीज रहता है। वैसे पिछली क्लास में एक ख्याल ये भी आया कि उसको सबसे आखिरी क्लास के लिए रख लूँ, ताकि कोई बच्चा आखिरी क्लास तक भी जाने की हिम्मत ना करे। ये भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन वैसे मेरा वे रूटीन यही होती है कि मतलब नेक्स्ट वीक में 5-6 दिन तकरीबन एनपीओ पे लगते हैं। उसके बाद जब आखिरी टॉपिक रेशोज स्टार्ट होता है तो उस टॉपिक को मैं हाफ, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है कि उसके लिए पूरा, जैसे अब ये टॉपिक है इसके साथ कोई और नहीं चल सक रहा, पूरा सवाल मुश्किल से होता है। एनपीओ भी ऐसे ही है। तो रेशो के टॉपिक में जाके मैं हाफ लेक्चर कर देता हूँ। यानी अगर वो 5 दिन का टॉपिक है तो 10 दिन पे फैला देता हूँ, और हाफ लेक्चर में मैं गैप एनालिसिस करता हूँ। यानी कि हर टॉपिक में जो कमी बेशी थी, छोटी मोटी चीज़ थी, उसके अंदर ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि उस्ताद बैठ के देखता है, आईकेएफ का स्टडी टेक्स्ट देखता है, सिलेबस को देखता है, आईकेएफ का पैटर्न देखता है, फिर ये देखता है कहाँ से ये फिर मार पड़ सकती है। तो उस चीज़ को सिर्फ एड्रेस किया जाता है। वो रिवीजन सॉर्ट ऑफ रिवीजन इसलिए होती है कि पिछले टॉपिक्स की बातें चल रही होती हैं, वरना ये कभी नहीं होता कि पीपीई का पूरा सवाल नोट का करवाया जा रहा हो या IS8 हो। आप समझेंगे कुछ पहले पढ़ा हुआ फिर पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, और ना ऐसा करना होता है। तो उसमें फिर ये है कि जब तक वो गैप्स फिल ना हो जाएं, मैं आखिरी टॉपिक को भी लमकाता रहता हूं ताकि वो बच्चे ना जा सकें। वैसे भी जो जाता है वो अपने रिस्क पे जाता है। मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ कि जब इतनी क्रिटिकल चीज़ें देखने के बाद एंड पे छोटी मोटी चीज़ें हर टॉपिक से करवाई जा रही होती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होती हैं तो करवाई जा रही होती हैं, और नॉर्मली उनमें से कुछ ना कुछ पर्चे में आ भी जाता है। तो इसलिए 31 का टारगेट ज़रूर है मेरे जहन में, और अगर आप कहें तो उससे 2 दिन पहले भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि सारा सेशन मेहनत करने के बाद एंड पे 2-3 दिन की हम जो है वो स्पीड लगाएं और कोई नुकसान कर लें। तो आप जहनी तौर पे ख़ुद को तैयार रखेंगे, जहनी तौर पे ख़ुद को तैयार रखेंगे। 4 फरवरी ये नहीं होगा मेरे ख्याल में, 1-2 फरवरी तक शायद जाए वो भी रिवीजन समेत। लेकिन आपने 4 तक खुद को स्पेयर रखना है, ठीक है। आपको इंशाल्लाह उससे पहले ही फ्री करूंगा। वैसे 31 तक सुकून से फ्री हो सकते हैं, और उससे पहले भी हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें इफेक्टिवली हो रही हैं उनको इफेक्टिवली होने दें। एंड के 1-2 दिन सिर्फ बचाते बचाते 6 महीने ज़ाया नहीं करने, और ना मेरे कहने से पहले किसी ने घर जाना है। तो इसलिए आप लोग जहनी तौर पे 4 फरवरी बनाकर रखेंगे जहन में ना, तो 1-2 को भी हो जाएगा तो आप शुक्रगुजार होंगे, ठीक है ना। वरना 31 के बाद आप लोगों के मुंह बने होंगे बड़े बड़े। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, टॉप हमें ना, हमने पूरा सेशन स्पीड लगाई है किसी जगह पे, ना मेरा अभी कोई इरादा है। हम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से चल रहे हैं, सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझते हुए करके चल रहे हैं। कैश फ्लो का टॉपिक वैसे इतने दिनों में ख़त्म हो जाता है, लेकिन आज का दिन भी लग रहा है, मैं मंडे का दिन भी है रखा हुआ है। वो अलग बात है कि हो सकता है वो सवाल मैं एंड पे ले जाऊँ भागने से रोकने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से तसल्ली से पढ़ते रहें। इंशाल्लाह सिलेबस टाइम पे ही पूरा होना है। 1-2 दिन की प्रोविज़न बहरहाल रखनी चाहिए, प्लस माइनस तो हो ही जाता है, ठीक है जी। बंदा बीमार हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, उस्ताद के साथ कोई मसला बन जाता है। अब 31 की बात है तो 31 थोड़ा ही है। तो 4 जहन में रखो, यकम 2 तक मेरा ख्याल है हम फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह हर तरह से पढ़ के, ठीक है। कैश फ्लो का टॉपिक तैयार है, आपके सामने है। दूसरा मेथड आपने पास पेपर का सवाल किया, एक अच्छा सवाल किया, और वो भी आप देखेंगे तकरीबन कोई 80% तक आपसे हो गया होगा। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं वो हर दफ़ा ही ऐसी होती हैं, तो इसलिए उससे परेशान भी कभी नहीं होना, ठीक है। और कोशिश करनी है, अक्सर वो सही भी हो जाती हैं जो आप सोच रहे होते हैं। चले, सवाल है जी पेज 629 पे, संडे ट्रेडर्स, जिसमें रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर STL's कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 19 यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है तो आपको ये बताया था कि आपने फॉर्मेट, ये तो बस पिछली क्लास में लेजर्स बन जाते हैं। पिछली क्लास में बच्चों के आते आते मैं ये लेजर्स बना लेता होता हूँ खाली ऐसे ही अंदाजे से, फिर जो ज़रूरत पड़े मज़ीद बना लिए।
असल तो ये वर्किंग वन तक फॉर्मेट आपका होता है। अगर इनडायरेक्ट मेथड तब होगा जब वो खुद कहे या खामोश भी हो, तो इनडायरेक्ट मेथड जो हमने ज़्यादा प्रैक्टिस किया हो, जो ज़्यादा अच्छा लगता है अब हमें, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से सवाल सिर्फ तब करना है। बच्चे क्यों कम है आज? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। चलें, अल्लाह की मर्जी, वो अगली बार फिर रेगुलर होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, क्या बात कर, हाँ, डायरेक्ट मेथड से सिर्फ तब सवाल को करना है जब वो एक्सप्रेसली कहे यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अगर ये ना लिखे तो हमेशा इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना, उसी में हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उसी के अंदर हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस भी होती है और हर सवाल उस मेथड से हो सकता है। जबकि डायरेक्ट मेथड से सिर्फ वही सवाल होगा जिसमें इनकम स्टेटमेंट भी तफसील से दी हो। तो ये चीज़ें आप जज ना करने बैठ जाना, आपको सवाल में डायरेक्ट मेथड का बोले तो लगाना, वरना वही मेथड है जो हमने पहले सीखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तो डायरेक्ट मेथड उसने कह दिया, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट क्या है, सिर्फ इतनी सी जगह बदली हुई है, ठीक है। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस से नीचे वाला सब सेम है। मैंने आज ज़रा थोड़ी सी जगह तंग थी, आप देख रहे हैं आज सारा बॉडी भरा हुआ है लेजर से, तो मैंने यहीं पर आज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप लोगों को थोड़ा परेशान तो करेगी। आपके दिमाग में ना एक स्केच बना होता है हर सवाल एक तरह से करने की वजह से ना, तो आपको तो यहाँ पे हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नज़र आता है, तो वो माफ़ कर देना मुझे, ठीक है। मैंने आज थोड़ा सा यहाँ पर फिट किया है इन्वेस्टिंग को ऑपरेटिंग के साथ, फिर फाइनेंसिंग, ये वो सारा कुछ ही मिटा गया यार। हद होगी यार, हद होगी यार, हद होगी। साकिब को बुलाओ, साकिब को जुर्माना होगा, साकिब को जुर्माना होगा। मैंने कहा था तस्वीर बना लो। चलें जी, अब ये टाइम, साकिब को बुलाओ, साकिब को बुलाया जाए, साकिब को सज़ा दी जाए, साकिब को बुलाया जाए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी और यहाँ पे कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज। चलो कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग की हेडिंग भी दे देते हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ सी, और उसके बाद नेट कैश फ्लोज ए प्लस बी प्लस सी, और इसके बाद ऐड करेंगे हम इसके इधर। साकिब, ये आपने क्यों मिटाया है? साकिब आ गया? साकिब, ये आपने क्यों मिटाया है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर साकिब आप आ गए हो तो आपने ये क्यों मिटाया है? बताओ, जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंसिंग आ जाए, ठीक है जी। ये लाइन भी आपने मिटा दी, उसके बाद ये लाइन भी आपने मिटा दी। चले, अब मैं एंड पे लिख लूँगा। साकिब बहुत ज़्यादती की है, तो दुख हुआ यार, ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको यार, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। अच्छा जी, एंड सो ऑन जी। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तक का फॉर्मेट आपने बना लेना है 1.5 मिनट में। दुख हुआ, वैसे मुझे दुख हुआ साकिब, तुम आप हंस के जा रहे हो, तुमने तो हंस दिया, तो मेरे 2-3 मिनट ज़ाया हो गए। चले जाओ। अच्छा जी, शुरू करते हैं सवाल। आजा बैठ जा, आगे खड़ा हो गया। जब आप बोला ना तो आज मैं क्लास से बाहर भेजना, वहीं पे बैठ जाओ एंड पे, आगे आ जाओ। तुम्हारे दोस्त भी सारी जगह पे हैं, इसको साथ बिठाओ इधर। बोले ना तो कान के नीचे एक देना है, इसको देखूंगा मैं। किसके साथ? वैसे बिठाओ, लगाओगे फिर तुम, देख लो। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बुक वैल्यू पर बनेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी। ओपनिंग बताएं, 7240, क्लोजिंग 8555। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसका भी लेजर बनेगा। एक सवाल पहले किया था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे था। एक सवाल ये किया फेयर वैल्यू मॉडल, वहाँ पे फेयर वैल्यू पे नहीं लेके गए थे, डेप्रिसिएशन थी। यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी, ओपनिंग बताएं 1120, क्लोजिंग 1800। नेक्स्ट, अच्छा जी, यूं करके कैसे करूं, उधर से लिख लूं। अच्छा, नेक्स्ट कोशिश करूंगा। स्टॉक इन ट्रेड पहले वर्किंग कैपिटल में जाता था, आजकल तो इसका भी लेजर है, ठीक है। तो स्टॉक इन ट्रेड, ये मैंने चारों इकट्ठे रखने हैं, आपको पता है। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन्वेंट्री लिख लेता, लेकिन चलो अब लिखा गया स्टॉक जी। ब्रॉड डाउन 4500, कैरी डाउन 4800। उसके बाद नेक्स्ट है प्री पेमेंट्स, कहाँ जाते थे?
एक्सपेंसेस के लेजरे में, एक्सपेंसेस का लेजरा मैंने यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे ना मैंने इकट्ठा रख लिया था इनको, स्टॉक के साथ क्रेडिटर्स, ये दोनों करीब करीब के ही होते हैं, पता है आपको, इधर से ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डेटर्स और फिर एक्सपेंसेस, ऐसे गुस्से से ये लेजरा है, तो सारा कुछ ही आ जाता है। लेकिन सवाल में बस एक प्री पेमेंट एक अप्रूवल था। खैर, प्री पेमेंट्स, ओपनिंग क्लोजिंग, ये एसेट है, एसेट है, तो एसेट का ओपनिंग इस तरफ आता है। बस BD/CD लिखो, अब वो ज़माना गुजर गया खलील मियाँ वाला जब प्रीपेड पेएबल खुद लिखना पड़ता है। बस BD लिखो, प्री पेमेंट ही आती है इस तरफ। 268, क्लोजिंग 184, ठीक है जी। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, डेटर्स इसका भी लेजर बनता है। पूरे सवाल में कहीं प्रोविजन नहीं थी। आज का होमवर्क, एक काफ़ी सारे सवाल हैं, उनमें से एक जो सवाल होमवर्क में है उसके अंदर डायरेक्ट मेथड है, प्रोविजन है, आपको बताऊंगा कि क्या करना है, बता के फिर होमवर्क में देके भेजूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। यानी कि उस तरह की बात फिर टेस्ट में ही आएगी। ICAP ने तो अभी तक टेस्ट की नहीं हुई, ठीक है, तो उस तरह की बात अब टेस्ट में ही आएगी, नेक्स्ट टेस्ट में, वो भी कैश फ्लो का होगा जी। नेक्स्ट, ट्रेड डेटर्स तो लिखवा दो। ओपनिंग 3600, क्लोजिंग 3800, क्लोजिंग 3800। नेक्स्ट, कैश कहाँ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ओपनिंग, क्लोजिंग। नेक्स्ट, खत्म कहानी। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम इकट्ठे बन सकते हैं, लेकिन हम तो अलग ही रखते हैं, अलग ही रख लो, ठीक है। शेयर कैपिटल, ओपनिंग 3450 और ये 3450 है, 34 जी, और क्लोजिंग 4650। फिर शेयर प्रीमियम है, ओपनिंग 1240, टू नहीं कहते, 12 जी, और क्लोजिंग 1600। नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स, और एक नई चीज़ दिखी, वो नई चीज़ है नेगेटिव साइन के साथ रिटेन्ड अर्निंग्स का आना जी। ये क्या होगा? नहीं, नेट ऑफ नहीं करते, ये डेबिट बैलेंस है भाई। ऐसी बात कोई अनहोनी नहीं है कि पहले डेबिट बैलेंस था, यानी लॉसेस हो गए थे पिछले सालों में एक्यूमुलेट, इस साल फिर इतना प्रॉफिट आया कि लॉसेस से निकल के एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स में चला गया। ऐसा पहले होता रहा है। इंट्रो के अंदर आपके साथ, आप बैंक का अकाउंट बनाते थे, आप कहते थे जी ब्रॉड डाउन, लेट से 20 रुपये पड़े हैं और हमने एक क्रेडिटर को पेमेंट की और 80 रुपये की कर दी। वैसे तो ये डिसऑनर हो जाता है, लेकिन आपने बैंक से एक और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई थी, बैंक ने पेमेंट कर दी और आपका क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आने लग गया 60 की लायबिलिटी। यानी आप एसेट के नॉर्मल बैलेंस से लायबिलिटी के नॉर्मल बैलेंस पे आ गए। अब अगला साल जब आपने रीओपन किया तो आपके पास एक 60 की लायबिलिटी थी, फिर आपको किसी डेटर से या किसी और जगह से कैश आ गया 100 रुपये का, तो अब ये इतना कैश आ गया कि आप ईयर के एंड पे, पीरियड के एंड पे नॉर्मल हो गए। तो नॉर्मल से चल के नॉर्मल रहे, नॉर्मल से चल के अब नॉर्मल हो जाए, अब नॉर्मल से चल के अब नॉर्मल ही रहे, अब नॉर्मल से चल के नॉर्मल हो जाए, दिस इज क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। तो बैंक का अकाउंट जब ओवरड्राफ्ट हो जाता था तो उसको आप करंट एसेट की बजाय करंट लायबिलिटी में शो कर देते थे, बैंक ओवरड्राफ्ट कह के। तो ऐसे ही रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर भी है। रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर के अंदर भी आपको पता है ब्रॉड डाउन आता है, वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, ठीक है ना। रिटेन्ड अर्निंग्स लायबिलिटी नेचर है। तो मिसाल के तौर पे 20 रुपये पड़े थे ओपनिंग में, प्रॉफिट की बजाय लॉसेज आ गए, लॉसेज आ गए 80 रुपये के, तो आप नेगेटिव 60 पे चले गए। अब ये आएगा तो इक्विटी में ही नेगेटिव साइन के साथ, जैसे शेयर डिस्काउंट कल परसों आया था, ठीक है। अब ये एबनॉर्मल बैलेंस से शुरू हुआ, लेकिन इतने प्रॉफिट्स आए इस दफ़ा, अन्य वाह प्रॉफिट्स आए, और आप क्या हो गए जी? अब नॉर्मल हो गए वापस। कितना? 50। पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसी ही बात कुछ यहाँ पर थी। खैर, ये तो बातें थी ऐसे ही। डेबिट बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग्स का आ सकता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहलाते हैं, ठीक है। वो डेबिट ही रहता तो डेबिट की तरह से ही लिख लेते, लेकिन पहले साथ डेबिट और क्लोजिंग तक हो गया क्रेडिट, वजह रही होगी ज़्यादा सारे प्रॉफिट्स का आना, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स
के अकाउंट में आज आपकी कैश फ्लो की जिंदगी में पहली बार ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आया, इधर नहीं आ रहा, इधर नहीं आना, ठीक है। कितना 6,7,655, ठीक है जी। और क्लोजिंग फिर क्या हो गया, नॉर्मल 1652, ठीक है। तो फिर वापस इधर आ गया 1652। अगर सवाल में प्रॉफिट हुआ पैट तो वो इस तरफ आ जाएगा, और अगर सवाल में लॉस हुआ तो इधर चला जाएगा, ठीक है जी। तो देख लेते हैं, वैसे प्रॉफिट था सवाल में। चलें जी आगे। ओके, उसके बाद ये लाइन नहीं, असल मैं यूँ लिखना चाह रहा था कि इधर ब्रॉड डाउन आज नहीं आया, आज अपोजिट साइड पे चला गया। नई चीज़, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं नई, तो कॉमन सेंस यूज़ करके इनको भी किया जा सकता है। वैसे तो क्लास में हो जाती हैं डिस्कस, कोई नहीं भी हुई तो ऐसी बात को थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लेने से ख़त्म थोड़ा ही होता है, कर लेने से ये पता लग जाता है, ठीक है। फाइट पुट अप करनी होती है। लॉन्ग टर्म लोन्स हैं और इनका करंट पोर्शन भी था, तो इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स ब्रॉड डाउन, अब एग्जामिनर को बताना है ये 23 प्लस 700 ओपनिंग, ये ओपनिंग कैसे निकला एग्जामिनर को हमने बता भी दिया। फिर जी क्लोजिंग है 6024 चलो ऐसे लिख ले 6024 प्लस 850, बताओ जी 6874। ये एग्जामिनर को बताना है आपने कि आपने ये दोनों इकट्ठे किए। पिछली क्लास में बच्चा कहने लगा सर लॉन्ग टर्म लोन और उसके करंट पोर्शन का लेजर अलग ना बना लें। मैंने कहा कान के नीचे ना दे दूं तुम्हारे, लोन तो एक ही है, लोन एक ही है। वो 100 का लोन आपने देना है बैंक का, बस उसमें से 10 अगले 1 साल में देना है। तो IS1 कहता है वो 10 करंट पोर्शन और बाकी 90 नॉन करंट में शो करो, पर वो लोन एक ही है, कभी दो लेजर नहीं बन सकते। वो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कोई नया लोन नहीं है, उसी लोन को तोड़ के बैलेंस शीट में सिर्फ लिखा है, लेजर उसका एक ही होता है, तो हमेशा एक ही बनेगा। ओके, नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, ओपनिंग 5390, क्लोजिंग 3422। नेक्स्ट एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। मैंने आपको कलर्स किया था कि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का लफ्ज़ अब आपके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि IFRS 15 FAR 2 में चला गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का नाम उसने वहाँ पर एडवांस फ्रॉम कस्टमर को दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसका लेजर बनाओ। बहरहाल ये वर्किंग कैपिटल आइटम है, बताया था, ये मैंने बताया था सवाल के अंदर जब एडवांस टू सप्लायर आया था, वो करवाया था और ये ज़बानी बताया था। ऐसे ही होता है पर्चे के अंदर भी, एक चीज़ बताई जाती है दूसरी ज़बानी कही जाती है। बच्चे कहते हैं बोर्ड वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो बोले वो बोलता रहे, ऐसे फजूल बोल रहा है, पर्चे में आ जाती है दूसरी चीज़। हमने यहाँ पे देखा था उस सवाल में एडवांस टू सप्लायर था, मैंने कहा था कि एडवांस दिया हुआ है तो ये एक एसेट है, राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर, ठीक है। फिर मैंने उसके साथ ही ये बात की थी कि कभी ऐसा भी होता है कि हम एडवांस ले लेते हैं कस्टमर्स से, अब ये हम पे लायबिलिटी है, लायबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स इन फ्यूचर। तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है, ये नॉर्मल ऑपरेशंस ही होते हैं। हम चीज़ें, ट्रेडर है, ट्रेडर चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं। नॉर्मल तो ये होता है चीज़ें खरीदी पैसे दे दिए, चीज़ें बेची पैसे दे, चीज़ें खरीदी पैसे दे दिए, चीज़ें बेची पैसे आ गए। कभी उधार पे चीज़ें खरीदी तो क्रेडिटर, उधार पे चीज़ें बेची तो डेटर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीज़ें खरीदने से पहले हमने पैसे दे दिए, एडवांस टू सप्लायर, एसेट। कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें बेचने से पहले पैसे कस्टमर से ले लिए, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, लायबिलिटी। तो ये सब ही हमारे नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट होता है। तो अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर या एडवांस टू सप्लायर आए, इनडायरेक्ट मेथड हो तो वर्किंग कैपिटल आइटम्स में लेके जाना है, और अगर डायरेक्ट मेथड है तो फिर तो इसका भी, वो तो सबका ही लेजर बन रहा है, इसका भी लेजर बन जाएगा। इसका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा देंगे। कैश फ्लो का मतलब अगर आपने एडवांस दिया है सप्लायर को एसेट वाला तो आउटफ्लो होगा, और अगर आपने एडवांस लिया है इस सवाल जैसा तो इनफ्लो होगा। लेकिन शो कहाँ कर दोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सोल्यूशन से कोई अगर इसकी जो है ना आपको नज़र आए ना, क्या कहते हैं उसको, अलग कोई चीज़ नज़र आए तो बस उसको छोड़ना, ये सोल्यूशन यही पे है, ठीक है ना, उसको भी सही कर लेना। ओके, इनकन्सिस्टेंसी, अगर लफ्ज़ नहीं याद आ रहा तो अंग्रेजी है ना, यू नो मेरी ज़रा पस्ती है जी। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम
कस्टमर हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, ब्रॉट डाउन 40, कैरी डाउन 250। कुछ लोग ना इसको इधर भी लिख देते हैं, कस्टमर से ही एडवांस है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा मत लिखो, ऐसे ही कंफ्यूज हो गए, अलग रखो। बता ही दिया है एडवांस फ्रॉम कस्टमर या एडवांस टू सप्लायर, क्रेडिटर डेटर के साथ मर्ज ना करो। बता ही दिया आपको कि ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाने हैं। लेजर बनाओ, कैश आएगा, अगर एडवांस टू सप्लायर है तो कैश आउटफ्लो आना है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर है तो कैश इनफ्लो आना है, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख देना, ठीक है ना। अलग ही रखो, कंफ्यूज नहीं होगे, शायद सोल्यूशन में भी इकट्ठा है, आप अलग रखो। नेक्स्ट, एक्रूड लायबिलिटीज 180 और 310 कहां जाएगा, कहां जाएगा, कहां जाएगा? एक्सपेंसेस के लेजरे में। ओपनिंग कितना? 180, क्लोजिंग 310। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेएबल, इसका तो अपना लेजर होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का लेजर बनाएंगे, लेकिन उस पर आसानी के लिए एक्सपेंस का लफ्ज लिख लेंगे, लेकिन पेएबल है कितना? 110, क्लोजिंग 135। नेक्स्ट तो हो गया ऑलरेडी, वो तो ऐड कर दिया। और फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। देखें, आप टैक्स पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि जब आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना, और अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड लेस करके टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हैं और टैक्स निकालते हैं, तो FAR 2 में इसकी एंट्री सीखेंगे आप जिस साल का टैक्स निकालते हैं उसी साल में उसको रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि प्रॉफिट जो उस साल के हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन पेमेंट तो 2-3 महीने बाद जाके करनी होती है, जिसमें टैक्स आगे पीछे कर देते हैं टैक्स वाले असेसमेंट के वक्त, अनलेस के डीम्ड असेसमेंट हो। ऐसे ही पढ़ते हैं ना आप लोग, असेसमेंट वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा। चलो, टैक्स वाले जब आप टैक्स देने जाते हैं तो जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया उसमें चेंजेस कर लेते हैं, हो सकता है कर दें। तो इसलिए जब ये टैक्स कैलकुलेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाला जाता है तो उसको कहा जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का अंदाजा, ठीक है। ऐसे ही 2 चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सवाल में डाल के करवाऊंगा, चाहे वो टेस्ट हो, ठीक है। प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ये भी उनका अंदाज़ा ही है, ठीक है ना। लेकिन ये प्रोविजन पेएबल ही की तरह की लायबिलिटी है, बस ये इसलिए इसको प्रोविजन कहते हैं कि इनकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन होती है। अब ये IAS 37 में आपने पढ़ना है FAR 2 में जाके। फिलहाल तो इसका यहाँ पर लिखना भी मेरे हिसाब से सही नहीं था पर्चे में, लेकिन खैर इसने लिख दिया ICAP ने, तो थोड़ा सा तो आप भी दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं कि लायबिलिटीज़ वाली साइड पर टैक्स का नाम आ रहा है तो एक्सपेंस तो नहीं होगा, फिर पेएबल ही होगा, तो इसलिए इसको पेएबल कहना है। बहरहाल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आप तो बता दिया, इसका मतलब क्या होता है आसान अल्फाज में आपके लिए, टैक्स पेएबल, ठीक है। तो इसको लिख भी लिया, आइंदा के लिए याद भी रख लिया। टैक्स एक्सपेंस का लेजर बनाते हैं और उसमें इस पेएबल को लिख लेते हैं जी। ओपनिंग पेएबल कितना है? 230, क्लोजिंग पेएबल 440 वोल्ट। नेक्स्ट, बैलेंस शीट इज ओवर, ठीक है, ओवर है ना। इनकम स्टेटमेंट पे आए, और इनकम स्टेटमेंट में भी सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन, ये सब के सब जाएंगे कहीं ना कहीं। बस मैंने टोटल छुपाए हुए हैं, एक टोटल छोड़ दिया है मैंने, GP को भी छुपा दिया, PBIT को भी छुपा दिया, PBT को भी छुपा दिया, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी PBT नहीं है इस मेथड में। लेकिन ये पैड तो चाहिए, ये कहाँ जाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके। लेकिन चलो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर आ रहा है सेल्स। पॉइंट 1 में कहता है 72% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट। अब आज तक आपने यही सीखा है, और सही है ये कॉन्सेप्ट, कि डेटर में क्रेडिट सेल्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रूफ किया हुआ है, कहाँ पे? यहाँ पे मैंने प्रूफ किया हुआ है, आपको इंशाल्लाह एंड पे बताऊंगा ये, ठीक है। लेकिन इसको छोड़ो, छुपाओ, ये सारा कुछ दिखाऊंगा, दोनों ऑप्शन दिखाऊंगा। फिलहाल छोड़ो, फिलहाल आप इधर आओ और इधर आकर एक उसूल लिख लो। इस पॉइंट को स्टार लगा के ना, इस पॉइंट को स्टार लगाओ। मैंने ये देखो क्या किया है, इसको इग्नोर किया है, ठीक है, सांप के वाले किया है, और एक उसूल लिख दिया मैंने। उसूल क्या है? ये उसूलों वाला सफ़ा, ये आपके लिए लिख रहा हूँ। एंड पे फिर कोई मेरे से तो रह ही गए होंगे, आपने ज़्यादा ही लिखे होंगे, लेकिन जो मेन है वो मैंने लिखे हैं। फिर एंड पे पिक्चर भी बना लेना आप जब पूरे हो जाएंगे। तो कैश फ्लो के सवालों में हम, ये सामने लिखा, कैश फ्लो के सवालों में हम टोटल सेल्स को डेटर के लेजर में डेबिट साइड पर लिख लेते हैं। टोटल का मतलब क्रेडिट भी और कैश भी। अब दिल में नहीं आ रही है, लेकिन उस्ताद ने उसूल कह के लिखवा दिया, तो लिख लो, प्रूव कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो लिखो जी, पॉइंट 1 के साथ स्टार लगा के, कैश फ्लो के सवालों में हम टोटल सेल्स को डेटर्स के लेजर में डेबिट साइड पर लिख लेते हैं।
ठीक है। अच्छा, यही उसूल क्रेडिटर्स पे भी है, वो भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन अभी था ना सवाल, मैंने इसलिए लिखवाया नहीं, ठीक है। वो भी ऐसे ही है, कैश फ्लो के सवालों में हम टोटल परचेजेस को क्रेडिटर्स के लेजर की क्रेडिट साइड पर लिख लेते हैं, ये भी साथ ही लिख लो, ये इकट्ठा ही है वैसे, ठीक है ना। ये अगर इकट्ठा लिखना चाहो तो यूं है, कैश फ्लो के सवालों में हम टोटल सेल और टोटल परचेज को डेटर और क्रेडिटर के लेजर में बेचते हैं। चलो जान छुड़ा दो, क्यों करते हैं ऐसे वो तो मैं प्रूव करूंगा ना। फिलहाल तो मैंने कहा बस कैश फ्लो के सवालों में अकाउंटेंट्स ने एक जुगाड़ बनाया हुआ है, एक शॉर्टकट है, एक आसानी है, ठीक है ना। वरना डेटर के लेजर में क्रेडिट सेल ही जानी चाहिए, क्रेडिटर के लेजर में क्रेडिट परचेज ही जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ कैश फ्लो के सवालों के लिए एक सहूलत आपको दी जा रही है। ये सहूलत है, थोड़ी देर में बताता हूं कैसे, ठीक है। फिलहाल तो हमने ये उसूल लिख लिया, कैश फ्लो के सवालों में डेटर के लेजर में टोटल सेल डाल देंगे, क्रेडिटर के लेजर में टोटल परचेज डाल देंगे। टोटल का मतलब क्रेडिट भी और कैश भी, जनरल अगर लिख लें तो, ठीक है ना। डेटर क्रेडिट का इकट्ठा। अच्छा जी, कहाँ थे हम? यहाँ थे हम मेरे ख्याल से। चलो जी, फिर सेल्स क्रेडिट है या कैश है? अब हमें क्या, वो कहता है इसमें से 72% क्रेडिट है। हमने कहा यार हमने क्रेडिट और कैश दोनों को कहाँ फेंकना है? कहाँ पे? डेटर के लेजर में। तो 29,700, ये मैं टोटल लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, टोटल सेल्स 29,000, ठीक है जी। यहाँ पे आप इस फिगर के साथ स्टार लगाएं क्योंकि आपको इस पे एतराज होना है। टोटल सेल्स जी, कैश फ्लो के सवालों में हम डेटर के लेजर में टोटल, अगर तो सवाल में कुछ ना हो तो फिर तो वैसे ही सारा इधर आना है। लिख भी देगा तो हमें एक एडजस्टमेंट से हमारी जान छूट जाएगी, कैलकुलेशन से जान छूट जाएगी, काम आसान हो जाएगा। प्रूफ इंशाल्लाह सवाल खत्म करने के बाद करूंगा, डाटा बनाया हुआ मैंने, ठीक है। ओके, चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ जाती है? इन्वेंट्री के लेजर में कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें कोई नॉन कैश आइटम हो सकती है लेकिन सवाल में नहीं थी। लेट्स से मैंने लिख दिया और बाद में आ गई तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसे करके इसको सीधी साफ सुथरी लाइन लगाएंगे और दोबारा से एडजस्टमेंट करके फिर लिख देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस पे नंबर नहीं कटते। ओके जी, 15,750 ले। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हमने तो इनको एक ही लेजर में लेके जाना है, तो क्यों ना इनको कल वाले सवाल की तरह से, जैसे मैंने कहा था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्लब कर दो, कर लें, बहुत सारे मसले इसमें हल हो जाने। जैसे आपको कल वाले सवाल में सिखाया था, इन एक्सपेंसेस में अगर डेप्रिसिएशन वगैरह पड़ी हो तो उसे निकालना है। अब पॉइंट 2 में कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 750 है, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूशन में 3/4 पड़ा है और एडमिन में 1/4 पड़ा है। जब मैंने दोनों को ही ऐड करके इकट्ठा लिख दिया तो मुझे इस काम से भी मेरी जान छूट जाएगी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को दोनों को ऐड करके, मतलब एडमिन और सेलिंग, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट होती है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन को हम ऐड कर लेते हैं और ऐड करके कह देते हैं इनको ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक्सपेंसेस के लेजर में इन्होंने जाना है, ऐसे ही है ना। तो एक्सपेंसेस के लेजर में आए और यहाँ पे लिखा मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला आइटम। लेकिन अभी नहीं, अभी इधर नहीं लिखना, अभी तो आपने इसको भी स्टार लगाना है, ठीक है। स्टार लगाएं, वर्किंग 7.1 कह दें, आपकी मर्जी है, इसको इधर ले आए। ये एज पर क्वेश्चन वाले हैं, ठीक है। इनमें हमें क्या करना पड़ेगी? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश, ठीक है। अब वो दोनों ऐड करके लिख लेते हैं, दोनों हैं 6185 प्लस 2302, ऐसे लिखवा दो मुझे जी, 6185 प्लस 2302। अब मेरे पास जगह तंग है, मैं नहीं टोटल कर रहा, बस ब्रैकेट क्लोज कर दी। टोटल करना है तो कर लो, आपको ज़्यादा सहूलत महसूस होगी कि टोटल इकट्ठा हो गया, ठीक है। बस ये टोटल हो गया ना, ये टोटल है, ठीक है, ये टोटल है। ओके, अब इसमें जो नॉन कैश होंगे वो माइनस करेंगे जब एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे तब। अभी तो डाटा सारा लिखा है, ठीक है। उसके बाद जी ये 404 है, इसका भी मुझे नहीं पता चल रहा, क्योंकि देखो हाँ है तो अदर इनकम बेटा, लेकिन हम कोई ऐसा लेजर नहीं बना रहे इनकम का जिसमें इस फिगर ने यहाँ पर इनकम में आना हो प्रॉफिट एंड लॉस से, तो मैं वहाँ पे लिखना हो, तो मुझे पता नहीं चल रहा इसमें नॉन कैश है तो शामिल है, तो इसलिए फ़िलहाल इसको रोक दो, देखते हैं इसमें क्या है, जब पता लग जाएगा तो फिर देख लेंगे। ये अभी मैं टिक नहीं कर रहा,
ठीक है, ओके। अच्छा, छोड़ेंगे इसको भी नहीं। अभी तो हमने सेल उठा ली, कॉस्ट ऑफ सेल उठा ली, सेलिंग एडमिन उठा लिए, ठीक है। 404 को फिलहाल मैंने छोड़ दिया। फिर क्या है जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस। सुभान अल्लाह, ये तो इनके अपने लेजर्स मौजूद हैं, ठीक है। एक्सपेंस के लेजर्स हैं, हाँ जी। कैश आता है डेबिट साइड पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो फिगर आ रही है इंटरेस्ट एक्सपेंस की वो क्रेडिट साइड पर 1210 और 1150। छोड़ना किसी चीज़ को नहीं है, सिर्फ मैंने वो टोटल्स को छोड़ा हुआ है, उसके तो उसको तो कोई नहीं जाते ना सिवाय इस टोटल के। वैसे पीबीटी भी जाता है लेकिन इनडायरेक्ट मेथड होता, ठीक है जी। तो 3507 क्या है? पैट है जो रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा 3507। ठीक हो गया जी, सारा डाटा पहुंच गया है। अगर इनकम का भी कुछ पता नहीं चल रहा, अल्लाह खैर करेगा, लग जाएगा पता, उसका लग पता जाएगा उसको, हमें नहीं। 0.1 है कोई? नहीं, 0.1 तो है ही। सवाल तेज तो नहीं करा रहा मैं, इसमें भी तो कोई तेजी वाली बात आई नहीं, ठीक है। जहां पे रुकना होगा रुकेंगे तसल्ली से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 750। रुक जाओ और फौरन आकर इसको यहां पे लिखो, यही सिखाया था कल। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? अब ये 750, अब देखो जरा, ये ना दोनों मेथड्स कंपैरिजन है ना, ठीक है, माजरत, ठीक है जी। 750 ये लेजर में लिखा, अगर इनडायरेक्ट मेथड में हो तो वहां पे जाके रिवर्स करते थे, और अगर डायरेक्ट मेथड में हो तो किसी एक्सपेंस में ये पड़ा है तो निकाल दो, नहीं पड़ा तो जान छोड़ दो इसकी, ठीक है। लेकिन आज के सवाल के अंदर वो कह रहा है ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और ये किधर गया, विच वॉज चार्ज टू, यानी कि ऐड किया था डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन कॉस्ट इन 3:1। अब 750 का 3/4 और 1/4 करके 3/4 इसमें से माइनस करना है, 1/4 इसमें से माइनस करना है, क्या जरूरत है, हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया है, तो इसलिए हम तो माइनस डायरेक्ट ही करेंगे 750। ये माइनस करके आपको समझाने के लिए पर्चे में नहीं लिखना, मैंने यहां पर लिख दिया, ये क्या है जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। क्योंकि अगर ये यहां पड़ा रहा तो ये फिगर यहां आएगी तो कैश में शामिल हो जाएगा, नहीं होने देना, ठीक है। एडजस्टमेंट 2 इज ओवर। को मसला है तो पूछे। ठीक है जी, तो इसका मतलब विच वॉज चार्ज को भी हमने इग्नोर ही कर दिया, और ये कैसे कर पाए, हमने एक्सपेंसेस को ही ऐड करके लिख दिया था, ठीक है। तो अलग अलग सही करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उस फिगर को जान छूट गई। 0.3 डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड, इस 6185 में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है भाई, क्या पड़ा है, क्या है, ओ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। ये तो नॉन कैश आइटम है, ये अगर ये यहां पड़ा रह गया तो यहां पे आएगा, और फिर यहां पे आएगा, और फिर वहां जाएगा जो कैश फ्लो कहलाती है, जबकि ये कैश फ्लो नहीं है, ठीक है। ये तो गेन लॉस है, नॉन कैश है। अब तरतीब वही रखनी है, माइनस ना करो, तरतीब वही रखो। जैसे मैंने डेप्शन निकाली, पहले डेप्शन को लेजर में लिखा फिर उसको एडजस्ट किया, ऐसे ही गेन लॉस का लेजर, डिस्पोजल का लेजर बनाओ, पहले गेन लॉस लिखो, फिर देखो अगर इनडायरेक्ट है तो यहां रिवर्स करेंगे, और अगर डायरेक्ट है तो किसी एक्सपेंस में छुपा पड़ा है तो निकाल दो, नहीं छुपा पड़ा तो जान दो, ठीक है। अब डिस्पोजल का लेजर है, डिस्पोजल, हाँ जी, गेन है कि लॉस है, लॉस आता है सिर्फ। अच्छा, नो यस वाले कोई बात नहीं, पर्चे में भी लिख कर ना एक बार चेक कर लो, डिस्पोजल क्रेडिट प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट लॉस डेबिट हो रहा है, लॉस इसी तरफ आता है जी 40, ठीक है। अब यहां लिखने के बाद अगली बात सोचते हैं, अगर तो ये इनडायरेक्ट मेथड होता था तो क्या करते थे, इसको यहाँ पे रिवर्स करते थे, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड है तो यहाँ पे रिवर्स नहीं होना। अब मसला एक हो सकता है कि ये लॉस किसी एक्सपेंस में छुपा पड़ा हो, जो एक्सपेंस हमारे कंसोलिडेटेड एक्सपेंस वाले लेजर में आना है, एक्सपेंस के लेजर ए में आना है, अगर वहां पड़ा है तो निकाल दो, नहीं पड़ा तो छोड़ दो। लेकिन वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड, इस 6185 में ये पड़ा है तो निकालो -40। ये 40 क्या है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट,
ये आपके लिए लिख लो, पर्चे में लिखने की जरूरत, बस -70 -40 कर दिया, बस एग्जामिनर को पता लग गया, ये आपके लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ें जी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड बुलेट 2 इम्पेयरमेंट लॉस। कोई नहीं सर, IAS 36 और IAS 7 मिक्स हो गया। यार क्या मिक्स हो गए, पहले IAS 16 और 7 भी तो मिक्स हुए थे। आपको जब इम्पेयरमेंट करवाई थी तो मैंने कहा था इम्पेयरमेंट की एंट्री के लिए डेप्शन की एंट्री देख लो, डेप्शन एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेशन या एसिड क्रेडिट। ऐसे ही इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट या एसिड क्रेडिट, 100% सेम एडजस्टमेंट थी तो ट्रीटमेंट भी सेम है। तो कितना इम्पेयरमेंट लॉस है, 24 का। ये 24 का इम्पेयरमेंट लॉस पहले लेजर में लिखो, कौन से लेजर में आएगा, पीपी इम्पेयरमेंट के लेजर में तो एक्सपेंस में डेबिट होता है, हुआ पड़ा है इधर, जैसे डेप्रिसिएशन है यहाँ पे आई ना, वैसे ही डबल एंट्री, इम्पेयरमेंट लॉस हुआ वहां पे हुआ डेबिट, और पीपी में कर दो इंपॉर्टेंट लॉस को क्रेडिट। कितना है, ये लिखने के बाद अगर ये इनडायरेक्ट मेथड होता, साथ साथ वो भी तैयार करें ना, इम्पेयरमेंट लॉस अभी तक इनडायरेक्ट में नहीं टेस्ट हुआ ना, तो अगर होता तो, अगर ये इनडायरेक्ट मेथड होता तो यहां पर हम उसको रिवर्स करते, एड लेस वहीं पे सोचते, रिवर्स करते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट मेथड है, तो पीबीडी से स्टार्ट नहीं किया। बस अब एक मसला हो सकता है, ये नॉन कैश अगर किसी एक्सपेंस में पड़ा है तो निकाल दो, और अगर इसमें शामिल नहीं है तो फिर जाने दो। लेकिन वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ये पड़ा है, आप कह रहे हो बदतमीज, यहाँ क्या करे, पड़े हो, निकलो पड़े हो, जैसे आप लोग पड़े होते हो हर वक्त। अम्मा कहती हैं प्यार रहना है, उठ जा दही ले गया, पड़े हो, इंपॉर्टेंट लॉस जी। तो ये एडजस्टमेंट भी हो गई, दोनों तरह से सीख लिया हमने। ये एडजस्टमेंट अगर इनडायरेक्ट में है तो क्या करना है, डायरेक्ट में है तो क्या करना है, ठीक है। ये तो टॉपिक है सारा, इतना सा टॉपिक है ये, इतना सा। पहले दिन लग रहा था, बोलो पहले दिन क्या लग रहा था, वो यार कितने फंस गए। आप क्या कह रहे हो, ये सवाल आ जाए ना कभी तो, लेकिन मैंने ये कई बार कहा आपको, दुआ किया करो या अल्लाह जैसा पर्चा है बस सच्ची पास हो जाइए, ये ना यही आ जाए और ऐसा आए कि एडजस्टमेंट 3 इज ओवर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ। द बुक वैल्यू एट टाइम ऑफ, वैसे बाद में भी करवा लेते लेकिन चलो अब आपने ये तवज्जो दिलाओ, नोटिस भेज दिया है, तो जो लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है उस एसिड की बुक वैल्यू थी 152, तो एसिड अकाउंट बुक वैल्यू पे ही बन रहा है, तो डिस्पोजल अकाउंट में भी इसकी बुक वैल्यू ही जानी है, जाने वाले एसिड की, और वो उसने बता दिया है कितनी है, 152 क्रेडिट, और डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट 150। अब ये ना कहना कैश भी बैलेंसिंग निकाल लो, एंड पे निकाल लेंगे, बैलेंसिंग एंड पे, ठीक है, ओके चलेगा। लो भाई, ये एडजस्टमेंट बच्चे कहते हैं मुश्किल है, हालांकि शदीद तरीन आसान एडजस्टमेंट थी। लोन इंस्टॉल, एक मिनट, यूं पढ़ो, लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ 1984 वर पेड ड्यूरिंग द ईयर, थोड़ी देर के लिए, तो इसकी एंट्री लोन डेबिट कैश क्रेडिट, यानी इसको हमने यहां पे लिख देना था, ठीक है, यहां पे आता है ना, लेकिन बीच में एक ब्रैकेट डाल दी उसने, आप परेशान हो गए। वो कह रहा है लोन इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट की पेमेंट भी है, यानी लोन का प्रिंसिपल भी है इस पेमेंट में और इंटरेस्ट भी है। अब पता नहीं प्रिंसिपल कितना है, पता नहीं इंटरेस्ट कितना है, ये दोनों अलग अलग करने जरूरी तो नहीं है, ठीक है, लोन में डालें इंटरेस्ट में डालें, कोई मसला है, मसला है यहां पर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करने वाला कैश आना चाहिए, इंटरेस्ट की पेमेंट तो यहां पे आनी चाहिए इस लेजर में। चलो, इस एडजस्टमेंट को करने की खातिर ना मैं इंटरेस्ट का लेजर बैलेंस करवा रहा हूं, क्योंकि जब एंड पे बैलेंसिंग करनी थी ना आपने, तो इंटरेस्ट के लेजर से इंटरेस्ट पेड निकल आना था, एक्सपेंस उसने दे दिया था, टोटल पेड में से इंटरेस्ट पेड गया था, बाकी लोन का प्रिंसिपल ही रीपे हुआ, ठीक है। तो बिल्यू आए जरा, कैश बैलेंसिंग फिगर निकालें जरा, 1185, ये 1185। अच्छा, पहले तो इसको अब भुगता देना। अगर ये इनडायरेक्ट मेथड होता तो एक्सपेंस रिवर्स करते और पेड यहां लिखते, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है इसलिए रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट पेड तो आएगा। इंटरेस्ट पेड वर्किंग नंबर
13 से निकल आया जी, मुबारक हो। 1185 नेगेटिव। भाई एंड वालों ये नजर आ रहा है, जरा छोटा लिखा गया 1185। 1185 कोई नहीं, एड्डा वड्डा फिर भी नहीं लिख सके, जगह ही नहीं है, लेकिन सुनते लो। सही है, गुजारा हो गया। आखिरी वाले भाई तुम आज तो नहीं आए काफी दिन बाद? हाँ रोज आते हो, नजर क्यों नहीं आते मुझे? इस साइड पे अपनी जगह ना बदला करो, मेरी सारी केमिस्ट्री खराब हो जाती है। ऐसे ही बदल लिया करो, वैसे कह रहा हूँ। लेकिन बच्चे ना, नॉर्मली बच्चे भी अपनी सीट पे जाए, रोज़ बैठने में कम वहीं पे बैठते हैं। वो उस्ताद की भी केमिस्ट्री वही बनी होती है। इधर देखूंगा तो वो शक्ल नज़र आएगी, नाम अक्सर याद नहीं होते सारों के, लेकिन ये पता होता है इधर देखूंगा तो वो नज़र आएगा, इधर देखूंगा तो वो नज़र आएगा, इधर देखूंगा तो वो नज़र आएगा। अच्छा, अब वो बच्चा बदलता है, बंदा कहता है यार तू नज़र नहीं आ रहा है। सर मैंने सीट बदल ली है। पक्की बात है, छुट्टी नहीं की तुमने? पक्की बात है? कल टेस्ट दिया था, हैं? पास हो जाओगे? हाँ, ये इसका आईडी नोट करवाएं जरा। आमिर भाई लिख लें आप, इसका टेस्ट मैंने देखना है। अच्छा चल छोड़, इधर देख यार, वापस आ जा भाई। इंटरेस्ट पेड निकल आया है, ठीक है। अब उसने कहा टोटल 1984 पे किया है हमने, जिसमें से कितना इंटरेस्ट निकला है? ओ 1185। तो 1185 अगर इंटरेस्ट पेड है तो फिर बैलेंसिंग फिगर बाकी लोन रीपेमेंट होगी 790। लेकिन ऐसे नहीं पर्चे में आपने करना, ये तो नहीं करना पर्चे में, ये थोड़ी आपने लगा के भेजना साथ, ठीक है। आपने इसकी वर्किंग शो करनी है। आपने कहा एग्जामिनर भाई टोटल ना 1900 कितना 1984 टोटल हमने पे किया है, जिसमें से एग्जामिनर भाई हमने ना 1185 लोन की रीपेमेंट नहीं की बल्कि इंटरेस्ट रीपे किया। यहां पे आप वर्किंग नंबर 13 का रेफरेंस भी दे सकते हैं। अब जो बाकी है फिर वो लोन की रीपेमेंट है, कितना है? 790। ठीक है, ओके, समझ आया सबको? देख लें तसल्ली से आराम से देखें। उधर रखें ना आमिर भाई, दे बच्चे एडजस्टमेंट देख रहे हैं आप। 1185 कहाँ से निकला? इंटरेस्ट के लेजर से। ये इंटरेस्ट पेड है, इधर लिख दिया। टोटल पेमेंट उसने कही थी जिसमें इंटरेस्ट पेड भी शामिल था, हमने टोटल में से इंटरेस्ट पेड को माइनस किया तो लोन रीपेड आ गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। लो भाई, एडजस्टमेंट 5, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटेड टू 220, जिसकी एंट्री आपको पता है हुआ करती है अगर इंक्रीज है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, इसका ओसीआई में नहीं जाता जी। 220 प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर इनकम में। और रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू 184, इसकी एंट्री भी मैं फिलहाल कर रहा हूं। कैश आ गया, रिसीव्ड लिखा है ना उसने, तो कैश डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, ये भी पीएनएल में जाती है। कितना जी? 184। अब पीएनएल के अंदर कितनी फिगर जा चुकी है अदर इनकम में? 220 और 184। यही तो वो कह रहा है कि अदर इनकम में ये शामिल नहीं है। वो कह रहा है अदर इनकम मुश्तमिल है इन दो पर, यानी अदर इनकम बस यही दो है। अच्छा, दोनों को जरा ऐड करो, 220 में 184। ओ अच्छा, 404 तो तुम ये थे। अच्छा, तुम में फेयर वैल्यू गेन था, तुम में रेंटल इनकम थी। अच्छा, ये दोनों ही नॉन कैश आइटम्स हैं, नो डाउट। लेकिन अगेन वही बात जो मैंने पहले की थी, फिर कर रहा हूं। क्या कोई ऐसा लेजर बना रहे हो आप इनकम का जिसमें आपने इस फिगर को लिखना है? वैसे मैं एक जबरदस्ती बना भी दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना, फिर भी निकलना कुछ नहीं है। अच्छा, अगर इनकम के लेजर में प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर लिखनी हो और उससे आपने कैश बैलेंसिंग निकालना हो तो फिर मसला आता है कि जी गेन लॉस का कुछ चक्कर है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसके, तो बस सिंपल वही आप अगर लेजर आए भी तो बनाकर, जैसे मैंने पहले वो एक सवाल करवाया था जिसमें उसने कहा था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रेडीली कन्वर्टेबल इतनी है और बाकी
दूसरी हैं तो हमने उसमें इन्वेस्टमेंट इनकम निकाली थी, वैसा कोई लेजर बना लेंगे इसका। बहरहाल इन दो एंट्रीज को जो उन्होंने पोस्ट किया हुआ है हम भी पोस्ट करेंगे ना, हम वो रीडू ही तो कर रहे होते हैं। अब उन्होंने कर रखा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, तो हम भी कर देते हैं, मतलब फेयर वैल्यू गेन तो क्रेडिट नज़र आ रहा है। हम अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लेजर में आए और आके हमने यहाँ पर लिखा भाई साहब फेयर वैल्यू गेन है जो प्रॉफिट एंड लॉस में गया हुआ है 220। अगर ये ना लिखें यहाँ पर तो इधर अगर एडिशन आए तो ये उसमें शामिल हो जाएगा, जबकि ये कैश नहीं है, कैश आउटफ्लो नहीं है, ये एडिशन नहीं हुआ, ये वही पड़ी पड़ी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी महंगी हुई है। ठीक है, और ये समझ आया है? अच्छा, वही वाला तरीका लगाते हैं, वही वाला तरीका लगाते हैं। जैसे ये डेप्रीसिएशन यहाँ पे आई, अब अगर इनडायरेक्ट है तो यहाँ पर रिवर्स करो, अगर डायरेक्ट है तो कहीं पे शामिल है तो निकाल दो। ऐसे इंपेयरमेंट था, ये यहाँ पर एंट्री लिखी। अब अगर तो ये पीबीटी से स्टार्ट करते तो नॉन कैश आइटम था, रिवर्स करते, इनडायरेक्ट नहीं है इसलिए उधर तो नहीं गया। अब अगली बात, क्या ये किसी ऐसी इनकम में पड़ा है जिसको किसी लेजर में रख के कैश निकालना है? नहीं ना लिखाना, नहीं ऐसा कुछ करना, तो फिर बस इसको इग्नोर करना। समझ आई? नेक्स्ट है जी कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। मैंने एक लेजर एवं ही पिछली क्लास में बना दिया था, इसकी जरूरत कोई थी, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने लफ्ज लिखा है रेंट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? आ चुका है। ठीक है, ये तो कैश इनफ्लो ही है, लेकिन मैं ना जबरदस्ती आपके लिए एक खूबसूरत सा रेंटल इनकम का लेजर बनाता हूं, एक रूअल। असल में ना इनकम ज्यादा रिवाइज नहीं ना होती, आपको भूली पड़ी होती है। अब वो कह रहा है रेंट रिसीव्ड है, कैश है, लेकिन मैं कहता हूं चलो आप जिद कर रहे हो कि ये तो कह रहा था अदर इनकम के अंदर ये पड़ा है, अदर इनकम में 184 पड़ा है, तो मैं कहता हूं चलो इनकम है, इनकम है। इनकम के लेजर में इनकम किस तरफ आती है? यहां पर रेंटल इनकम इधर ही आएगा ना, रेंटल इनकम प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम, और कैश की फिगर इस तरफ आएगी, इनकम है ना, इनकम। अब मैं कह रहा हूं यही इनकम है, यही रिसीट है, आप कह रहे हो नहीं 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 इनकम में लिखी हुई थी, चलो मान लिया इनकम है, कितनी है? 184। अब अगली बात, सवाल में कहीं लिखा हो कि कुछ रेंटल इनकम रिसीवेबल है ओपनिंग या क्लोजिंग में? नहीं है, फिर तो जीरो है। अच्छा चलो नहीं है रिसीवेबल, सवाल में कहीं लिखा हो कुछ इनकम रेंटल इनकम एडवांस में ले ली है, अनअर्न्ड है, डेफर्ड, ठीक है, तो ऐसी को बात सवाल पूरे में लिखी हुई है? ऐसा भी नहीं लिखा हुआ, तो ये लेजर बीडी जी, तो ये लेजर तो फिर बनाने का फायदा ही कोई नहीं था, क्योंकि आप जिद करके कि ये इनकम है, मैंने कहा ठीक है इनकम है, लेजर बनाते हैं, बना लिया लेजर, ना कोई ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल, ना कोई ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस, तो इसका मतलब जो इनकम थी वो कैश भी आ गया। और ये बेचारा कह भी रहा था सवाल में कि लेजर मत बनाओ, ये रिसीव्ड है, पर हमें नहीं आराम आ रहा था। ठीक है, अब ये क्या है जी, ये रेंटल इनकम रिसीव्ड है, तो इसको कौन सी एक्टिविटी में जाना चाहिए जी? बिल्कुल इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्रॉपर्टी में, जिससे ये रेंट आ रहा है। सिंपल, ये को हमारा नॉर्मल है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? पैसे वारिक पड़े थे, कोई प्लॉट ले लिया फॉर कैपिटल एप्सिशन फॉर रेंटल फॉर बोथ, याद है? हम ट्रेडर हैं, हमारा काम नहीं है प्रॉपर्टियां किराए पे चढ़ा के किराए लेना, तभी तो इसकी इनकम अदर इनकम में पड़ी है। ठीक है, तो ऑपरेशंस का पार्ट तो कभी भी नहीं बन सकता। कोई इनकंसिस्टेंसी हो, मैंने पहले कह दिया सोल्यूशन में, तो उसको आप फिर घर पे सही कर लेना, सोल्यूशन यही है जो करवा रहा हूं जी। तो यहाँ पे अब हो गया लेजर पूरा ना, ये लेजर भी पूरा हो गया, तो फिर ये वो वाला पूरा नहीं जो पंजाबी में बोलते हैं पूरे हो गए ना। अच्छा, तो यहाँ पर रेंटल इनकम रिसीव्ड, रेंटल इनकम रिसीव्ड, वैसे तो लेजर की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मैंने चूंकि बनाया तो मैं तो वर्किंग 16 लिखूंगा, है जी, लिखूंगा ताकि आप जाके देखें क्या हुआ जी। बोले पॉजिटिव के नेगेटिव? इनफ्लो। ठीक है, और इत्तलान अर्ज है, सवाल खत्म हो गया, क्योंकि पिछली क्लास में भाई कहता है सर आखिरी एडजस्टमेंट तो करा दें, मैंने कहा हाँ करो, राइट इशू हुए हैं, करो एंट्री कराओ, डाटा नहीं है,
अभी हमने कैश और शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का लेजर बैलेंस करना है, वहां से कैश निकलना है, तो हमने कहना है हाँ हाँ हुआ है राइट इशू, प्रीमियम पे हुआ है, दोनों में बैलेंस निकलेगा। इसका मतलब सवाल जी खत्म हो गया। ठीक है, अब चलो आ जाओ, ब्लू मार्कर बाहर आ चुका है। मुझे बताओ, जाने दो उसको, मुझे बताओ। नहीं मैंने नहीं, पहले बैलेंसिंग और कैश बैलेंसिंग जी 1200 360 जी, ये दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड करके लिख देने हैं शेयर्स इशूड। ठीक है, तो फाइनेंसिंग आज मेरी अपनी सारी सेटिंग खराब हुई है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के मैं इधर जा रहा होता हूँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ ढूंढ रहा होता हूँ, क्योंकि जाहिर है सारे सवाल ओवर द ईयर्स ऐसे ही होते हैं ना, तो वो आपके भी दिमाग में फॉर्मेट बैठा होता है। तो जी बोले, कैपिटल शेयर्स इशूड जी, टोटल 1200 जमा, यहाँ पे ऐसे लिख लेना ऐड करके, लेकिन यहाँ पे रेफर करना वर्किंग नंबर 8 और 9। एग्जामिनर को बता दो जी 1560 का इनफ्लो है, बिल्कुल इनफ्लो है। ठीक है जी। बच्चे ने एक और बात ही पूछी थी, एक बच्चे ने पिछली क्लास में, याद कराना मुझे, कि इंटरेस्ट और डिविडेंड तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आ सकते हैं। अब बताऊंगा, ये तरह मुझसे पूछ लेना, मुझे जाने नहीं देना ऐसे। ठीक है, अच्छा जी आगे चले। अब इधर से शुरू हो गए, चलो अब वहाँ से करते हैं। चलो ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स 1200 किधर हैं, ये क्या हो सकता है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होगा, वो एक एबनॉर्मेलिटी है, सवाल बताए तो होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, तो इधर तो डिविडेंड आता है, और वो भी डिविडेंड पेएबल। वो अलग बात है कि आपको कहा था कि अगर पेएबल का लेजर ना आए तो जो पेएबल होता है वही पेड होता है ना, मतलब ही यही होता है। पेएबल नहीं है तो मतलब जो डिविडेंड था सारा पे हो गया। आप कहते हो नहीं हम ऐसे नहीं, हमने तो बनाना है लेजर। ठीक है, हमने डिविडेंड पेएबल का लेजर बनाना है, आपने सिखाया था, वरना हालांकि मैंने ये कहा था पेएबल का लेजर ना हो तो ये सीधा डायरेक्ट इधर जाएगा, और अगर पेएबल का लेजर हो डिविडेंड पेएबल का तो यहां से निकल कर इधर आएगा और इधर से निकल कर जाएगा। याद है वो लाइनें? लेकिन चलो अब आपका क्या कर सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट आपने लिख लिया। अब कोई पेएबल ओपनिंग में या क्लोजिंग में नहीं है, तो जो पेएबल है वही पेड है। ठीक है ना, 1200 ही है, तो यही लिखने के लिए इतना काम करने की कोई जरूरत थी? बस डिविडेंड पेएबल नहीं है तो नहीं है, सीधा जाके लिखो 1200 डिविडेंड पेड। और ये वर्किंग नंबर 10 में आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ जी। इधर ये क्या मुसीबत होगी, न्यू लोन आया है। अच्छा अब थोड़ी टेंशन हो रही है। अजीब सा लोन है, आ भी रहा है जा भी रहा है, ये भी लिखना है। ये प्रिंसिपल तो ये क्या वाइस प्रिंसिपल है, ये हेडमास्टर है, ये भी प्रिंसिपल ही है। ये है ही प्रिंसिपल का अकाउंट, जिसमें प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल है। ये क्या चक्कर है, लोन आ भी रहा जा भी रहा। अच्छा, एक लोन भी जो है ना उसमें ये हो सकता है, जैसे ना पकड़ लेना, एक लोन है कुछ नया डिसबर्स हो गया, कुछ पुराना चला गया। ठीक है, छोड़ो इस बात को। लेकिन वैसे बाय द वे यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ था जिस पे आपने शायद गौर ही नहीं किया। यहाँ पे न ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग टर्म लोन्स, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं जी, एक मिनट। ये एक से ज़्यादा लोन्स का इकट्ठा अकाउंट होता है। नॉर्मली फेस के ऊपर मल्टीपल लोन्स नहीं शो किए जाते, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। तो इसमें मल्टीपल लोन्स हैं, कोई नया आ गया होगा, कोई पुराना चला गया होगा, हमें इससे क्या लेना देना। सादा बात है, अगर एक भी समझो तो वो आना जाना कर सकता है, लेकिन ये तो वैसे ही उसने लिखा हुआ था लोन्स हैं। तो लोन्स हैं, मल्टीपल लोन्स हैं, तो कोई लोन नया आ गया होगा, कोई पुराना चला गया होगा। कहाँ है यार फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये तो लोन रीपेड भी है, पहले से ही आ रहा था, वो जो हमने वो एडजस्टमेंट से निकाला था। लोन रीपेड भी मैंने इसी वर्किंग में निकाला हुआ है, वर्किंग 11 का ही रेफरेंस दो, 790
ये नेगेटिव, और लोन रिसीव्ड रेज्ड जो भी लिख लो, ये भी इसी वर्किंग में बैलेंसिंग निकला है, 450 पॉजिटिव आया है कैश। ठीक है, ठीक है, चलिए। स्टॉक 25, अच्छा परचेजेस है ना 25 जी, 16050। बेटा ये परचेजेस हैं, लेकिन लिखते यहाँ पर क्या है हम, क्रेडिटर्स। सवाल की खामोशी केस में क्रेडिट परचेज अज्यूम करते हैं ना, ये वही परचेजेस ही हैं, ये कल भी लिखवाया था, ठीक है ना, लेकिन आपने क्रेडिटर ही लिखना होता है। ओके, अब ये निकल आई है फिगर, ये फिगर बैलेंसिंग निकली है, बैलेंसिंग यहां से निकलकर ये क्रेडिटर के लेजर में आएगी। क्रेडिटर के लेजर में 16050, ये क्या है, स्टॉक या अब ऊपर स्टॉक लिखा और मैंने स्टॉक ही लिख दिया, इन्वेंट्री ही है बिल्कुल, ये वही परचेजेस हैं जिसकी एंट्री अगर स्टॉक का लेजर बन रहा हो तो बन जाती है स्टॉक डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। ठीक है, सही है, नहीं समझ आया तुझे, क्या मसला होगा? दवाई नहीं ली सुबह? अच्छा, मैं आऊँ पता नहीं क्यों होगा। इट्स ओके, नो इशू, व्हाई, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट मजाक किया आपसे और आप 10 बार पूछे कोई बात। ठीक है, चुप कर, चुप है, आगे चले। ये समझ, मुझे लगा शायद ये समझ आ रहा है। ओके, ये समझ आया भाई को, ठीक है जी। डेबिट साइड पे कैश, ये मुझे पता है, तुम्हारा कसूर नहीं है। क्या हाल है? छेड़ रहा था ना तुम्हें, ये तंग कर रहा था ना, ये देखा ना? अच्छा नहीं यार, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, मैं तो कहा था डिस्टर्बेंस होगी, इससे भी मेरा ये प्यार ही ऐसे ही है बस जी। 01 18 0 18, व्हाट इज दिस? दिस इज इट, कैश पेड टू सप्लायर्स, वर्किंग नंबर 5 18018। नेक्स्ट, डेटर्स के लेजर में कैश 29500 जी, ये भी ले जाओ जी, 29500, ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है, सॉरी जी, लिखवा देते, खैर है, वर्किंग नंबर 6 से ये आया, ये कैश रिसीव्ड है, ये कैश पेड। लो जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ठीक हो गए, पाक साफ हो गए, सेफ गार्ड जी 7673। अगर ये चीजें इसमें पड़ी रहती तो इधर आती, इधर से इधर आती, इधर से उधर जाती, बता दिया आपको, ठीक है, लेकिन अब ये सही फिगर यहां पे ले आओ, 7673। ठीक है, बस यही मैक्सिमम मुश्किल होती है इस मेथड के अंदर, ठीक है, जो कल ही सीख ली थी हमने। 7459 कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है, 7459, वर्किंग नंबर 7459 नेगेटिव, ठीक है जी, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस जी, टिक लगा दें, टिक लगा दें, इधर हो गया काम, इधर को चल रहे हैं जी। चलो इसकी तरफ बाद में आ जाते हैं, ऐसे ही मैं ज़रा इधर प्लस माइनस से बचना चाह रहा था, मैंने रिसीव्ड और पेड अलग, ज़रा डैश डैश डालनी है, और कोई वजह नहीं है, आप तरतीब से चलना जी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर 210 का कैश आया है, और ये हमारी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है, कैश रिसीव्ड इन एडवांस लिखकर वर्किंग नंबर 12 लिखो यहाँ पर, और 210 का इनफ्लो लिख लो पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी हो चुका है बैलेंस, ठीक है जी, और टैक्स एक्सपेंस से कैश निकालो 940 जी, 940 टैक्स पेड, वर्किंग नंबर 14,
डिस्पोजल का लेजर करो बैलेंस। कैश कितना आ रहा है? 112 112 कैश रिसीव्ड है। तो कैश रिसीव्ड, सेल प्रोसीड्स भी लिख सकते थे, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल वर्किंग नंबर 15 112 रिसीव्ड है, रिसीव्ड। ठीक है, अगला लेजर तो हो चुका है बैलेंस। आ जाओ इधर। आप देखो ना, अगर ये इम्पेयरमेंट वगैरह ना इधर डालते तो इस कैश की फिगर गलत हो जाती ना जी। 2241 एडिशन है, इसको भी साथ ही ले लो। 460 इसका भी एडिशन है। अगर फेयर वैल्यू गेन ना डालते तो ये एडिशन की फिगर भी गलत हो जाती। ठीक है, ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लोज हैं। ठीक है जी। एडिशन इन पीपीई वर्किंग नंबर 2 से आया 2241 नेगेटिव। ठीक है जी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एडिशन है वर्किंग 3 से आया 460 नेगेटिव। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने इसका टोटल करना है, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आई थिंक सवाल ख़त्म हो गया, मुझे लग रहा है। ठीक है, टोटल बताओ। 908 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। 2405 नेगेटिव। 1211 पॉजिटिव। अब 908 माइनस 2405 प्लस 1211 286 नेगेटिव। 286 नेगेटिव में 480 पॉजिटिव लिखो तो 194 पॉजिटिव आ गया। आपका नहीं आया था बैलेंस घर पे? कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये देखो कि जब आपने वो सवाल पहली बार अच्छी वाली, सही वाली, ईमानदारी वाली, बगैर सोल्यूशन देखे वाली, टाइम में रख के वाली अटेम्प्ट जो की थी सवाल की, उसमें और इस सोल्यूशन में शायद 70-80% चीज़ें मुश्तरक होंगी। कोई इक्का दुक्का चीज़ रह जाती है, छोटी सी चीज़ प्लस माइनस होने से रह जाए, बैलेंस आउट हो जाता है। तो मैं कई बार ये बात समझा चुका हूँ आपको कि आप एक अच्छी कोशिश करें 1 से 2 मिनट के, बैलेंस नहीं हुआ, कोई टोटल मिस हो गया, कोई साइन गलत हो गया, लेकिन 1-2 मिनट से ज़्यादा बनता ही नहीं है बैलेंस ना होने पर ढूंढना, क्योंकि अगर मिलेगा भी तो 1-2 नंबर का ही फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप अगर 10-15 मिनट इसी पे लगे रहे, जो कि लग जाते हैं ढूंढते हुए सवाल, तो अगले सवाल के आसान 10 नंबर गए, अटेम्प्ट पूरा नहीं हो सकेगा, फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बैलेंस शीट की तरह से कैश फ्लो अगर टैली नहीं हुई, शुक्र करो, एक नज़र देखो, नहीं नज़र आया, शुक्र करो, चला शुक्र है ये कर तो लिया, आगे बढ़ो, पास हो जाएगा पर्चा इंशाल्लाह। हैबिट वालों फोटो शोटो बना लो भाइयों ते भैनों, फिर कैमरा इधर आ जाना है। आज आप लोगों की क्लास रखी है मैंने 2 से 4 ऊपर रूम नंबर 8 में, और वही MCQs हैं, जो जिसको तकलीफ़ महसूस हो यूट्यूब पे ले ले। टाइम बच गया, IPS के MCQs थोड़े हैं, टाइम बच गया तो शायद मैं कल वाला टेस्ट या उससे पिछला IPS का जो टेस्ट था, इन दोनों में से कोई एक डिस्कस कर दूंगा, लेकिन यूट्यूब पे वो अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह आज के दिन में ही, क्योंकि ये रखता ही इसीलिए सैटरडे को हूँ बेटा कि संडे आपके पास होता है, गुंजाइश होती है कि आप कोई फास्ट फॉरवर्ड करके भी 1 घंटे में कुछ सुनना चाहें चीज़ तो सुन तो सकें कम अज़ कम। भाईजान अब पेपर पास CA भी तो करना आपने ही है, होमवर्क भी इतना देते हैं, संडे पे फिर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ना। वैसे मैंने सिर्फ 3 सवाल होमवर्क में दिए हैं,
लेकिन एक बच्चा इंडिविजुअली मेरे पास आया, सर रिवीजन कैसे करूं पिछले टॉपिक्स की। मैंने कहा पिछले टॉपिक्स को दबा करो भाई। आइए सेठ से मैं ये खपना शुरू हो गया था कि ये साथ के साथ रेडी हों, तो अब कैश फ्लो रेडी करो, पूरा हो गया। सिर्फ रेक्टिफिकेशन मिक्स करनी है, वो मैं जब मंडे को कराऊँ या एंड पे कराऊँ मेरी मर्जी है। कैश फ्लो का टॉपिक रेक्टिफिकेशन के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट है। अब 3 सवाल तो होमवर्क वाले हैं, उसके बाद कोई चाहे कि मैं रिवीजन करना चाहता हूँ पिछली रिवीजन यही है, वो संडे में बैठे 3 से 4 घंटे अलग रख के कि मैंने FAR 1 रिवाइज करना है, तो उसमें सिर्फ कैश फ्लो रिवाइज करे, उसमें 3-4 सवाल कर ले, क्वालिटी एंटरप्राइजेज वाला कर ले, वो उसके पहले कौन सा था, नादिर वाला करे, टेक्सला वाला करे और संडे वाला करे। ये 4 हो गए, और उसके अलावा 3 जो होमवर्क में वो तो वैसे हो जाने हैं, टॉपिक हो गया ना रिवाइज। ठीक है, तो इस तरह से पिछले टॉपिक को करने में टाइम लगना है। ये आपकी रिवीजन ही है। अगर आप इनको देखो बेटा, 16-17 दिन नहीं रह गए क्लासों में, तो जो आप इस वक्त कर रहे हैं, समझो प्रेप लीव चल रही है, क्लास पढ़ने आते हैं, कैश फ्लो चल रहा है ना, उसको जो आप तैयार कर रहे हैं ये आपकी रिवीजन ही है, क्योंकि ये भी तो आपने एंड पे जाके जब बैठना है तो तैयार करना है, तो ये तैयार करके बैठोगे तो ये प्लस है। यहीं से दोबारा शुरू कर देना रिवीजन, तो जो 5 दिन में होना था मिसाल के तौर पे, वो काम 1 दिन में 2 दिन में होता नजर आ रहा होगा, क्योंकि वो ताज़ा आपने तैयार किए हुए हैं। क्विकली इनको वापसी पे करते करते चले जाओगे, और फिर शुरू वाला में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। टर्म टेस्ट के अंदर IS 1 तक टेस्ट हुआ था ना हमारा, IS 8 EPS और कैश फ्लो तो हैं। इसके अलावा मैं ये सोच रहा हूँ कि PPE सिर्फ ऐड कर देंगे, उसका नोट भी होगा सवाल में, तो आ जाएगा, तो बोरिंग कॉस्ट आएगा, तो जी इंशाल्लाह PPE भी होगा। ये इसलिए है कि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आपको मैं मंडे को इंशाल्लाह, मैं अभी नहीं चाह रहा कि आपको इस तरफ उलझाऊं, मैं चाह रहा हूँ कैश फ्लो पे ये वीकेंड लगाओ। मंडे को इंशाल्लाह मैं याद करा देना, मुझे साकिब को बुला के कह दें, मंडे को मैं इंशाल्लाह आपको चंद एक क्वेश्चन किए हुए दोबारा जो टर्म टेस्ट में भी किए थे 2-3 क्वेश्चन कह दूंगा, सिर्फ वो रिवाइज कर लेना बच्चों, हो जाती है रिवीजन। कोई रट्टा लगाना है यार, अकाउंटिंग है, सारी अकाउंटिंग में वही डेबिट क्रेडिट है, खुदा के लिए कुछ तो होश किया करें, आपके फ़ायदे के लिए ही है। मुझे तो सवाल भी ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा, तो आप लोगों ने सिर्फ बैठना है, टेस्ट ही देना है ना, और क्या। चेक करने वाले ने चेक करने में मुसीबत पड़नी है, बनाने वाले को बनाने की मुसीबत है, आप लोगों को नो 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 शुरू हो जाते हैं। अब इस वीकेंड पे सिर्फ इसलिए मैं कैश फ्लो पे आप ये वीकेंड लगाएं, क्योंकि ये भी तो टर्म टेस्ट में है, ये तैयारी कर लें आप। ठीक है, तो आप लोगों को होमवर्क वाले सवाल के अलावा आपने 4 सवाल कर लेना है वीकेंड पे। ठीक है, क्वालिटी एंटरप्राइज, नादिर लिमिटेड, संडे ट्रेडर, टेक्सला, ये 4 हो गए, और 3 जो होमवर्क में हैं इनमें से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं अभी आज होमवर्क में पहले डिस्कस करूंगा, फिर होमवर्क पे दूंगा। अच्छा चलें छोड़ें, ये सारी बातें ऐसे ही हो रही थी जी, ऐसे ही बातें हो रही थी। हाँ मैं बताता हूँ, पहले ज़रा इधर देख लें, होमवर्क के सवालों के साथ साथ रिवीजन अगर कोई करना चाहे, ऑप्शनल रिवीजन ऑफ IS 7 अगर कोई ऑप्शनल करना चाहे तो वो क्या करे, वो टेक्सला ना जाए, सबसे पहले वो क्वालिटी एंटरप्राइजेज करे, और भाई बिल्ली घर छोड़ के आया करो, उसके बाद नादिर लिमिटेड कर ले, फिर संडे ट्रेडर्स कर ले, बल्कि इसको एंड पे रखो ना, इकट्ठे एक जैसे हों, टेक्सला कर ले, ये सारे इनडायरेक्ट के थे, और टेक्सला लिमिटेड था आई थिंक, और संडे ये जो आज मैंने आपको करवा दिया, ये संडे को कर लेना, संडे ट्रेडर्स। ठीक है जी, अच्छा ये ऑप्शनल है। उसके बाद होमवर्क के अंदर आपको मैंने एक सवाल देना है पास पेपर का, और एक सवाल देना है क्वेश्चन बैंक का। मेरे ख्याल से ये 2 ही मैंने कहे थे। ठीक है, पास पेपर का सवाल बेसिकली ट्रायल से कैश फ्लो बनाने का है, उसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट तंग करती है, लेकिन वो करवाना इसलिए ज़रूरी है कि कैश फ्लो से सवाल बहुत मुद्दत हुई वही आया हुआ है, कैश फ्लो का सवाल ट्रायल से बनाना आ सकता है, तो आप उसको कर लेंगे कि पर्चे में आए तो उसको हैंडल करना आता हो। बाकी तरतीब तो वही है, फॉर्मेट वही है, सब कुछ वही है, लेकिन ज़रा तरीका बदल जाता है ना करने का। और क्वेश्चन बैंक का सवाल वो है जो डायरेक्ट मेथड का सवाल है, जिसमें प्रोविजन का कॉन्सेप्ट भी है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि उससे ज़्यादा मुश्किल फिर क्या हो सकता है, अगले टेस्ट में पता लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो यानी कि दूसरा टेस्ट जो होगा कैश फ्लो टॉपिक, उसके अंदर टर्म टेस्ट में होगी। ओए तो खुली छुट्टी है, मुझे एक ही सवाल में दोनों मेथड से करवा सकता हूँ, 20, 22, 25 नंबर का देखे, चले देखेंगे।
ओके देखेंगे। अच्छा सुने, अब हमने बात ये की थी स्टार्ट में कि बच्चे ने पूछा था कि ये इंटरेस्ट और डिविडेंड तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही नहीं आना चाहिए। अच्छा लॉजिकली बात भी ठीक है, लॉजिक भाई मैंने ना मंडे को इनको टर्म टेस्ट के लिए पीपीई के सवाल बताने, बाकी कोई नहीं बताऊंगा। बाकी जो टॉपिक हैं वो सारे तैयार करो अच्छे तरीके से, IAS 8, EPS और कैश फ्लो। बोरिंग कॉस्ट छोड़ो, बस छोड़ो, वो बाद में अब रिवीजन करना, ठीक है ना। बस पीपीई का नोट बनाऊंगा, 2-3 सारा सवाल बताऊंगा, तो तब तक लगे रहो इनके ऊपर, ये 3 टॉपिक अच्छे हो जाए। अच्छा ही सुने, पहले टर्म टेस्ट दे के भी आए ना उन तक, तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस कम है। अच्छा सुने, हमने कैपिटल, ओनर ने कैपिटल बल्कि कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस ने उसको क्या पे किया, डिविडेंड। लोन बैंक से आया तो बिजनेस उसको क्या पे किया, इंटरेस्ट। तो फिर इस हिसाब से तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही बनती है, इंटरेस्ट का पे होना, डिविडेंड का पे होना, ठीक है जी। बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है बिल्कुल। और हमने इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाला भी नहीं होता, आपस की बात है। ऑपरेशंस का पहले मैंने आपको बताया हुआ, यहाँ पे एक स्टॉप और आता होता है, ठीक है, जो हम लिखते नहीं हैं, टाइम बचाते हैं, ठीक है। वो क्या है जी, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जो भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये दोनों इंटरेस्ट और डिविडेंड ये इधर भी नज़र आ सकते हैं और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी नज़र आ सकते हैं। ये अलाउड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। IAS 7 इजाज़त देता है कि चाहो तो इन दोनों को यहाँ शो करो। मैं ओरिजिनल आपको IKP बुक से या ओरिजिनल स्टैंडर्ड से भी पढ़ाऊंगा ये बात, क्योंकि MCQs के लिए ना ज़रा ये बात बतानी उस वक्त ज़रूरी है, लेकिन फुल फ्लैश सवालों में आपने हमेशा ऐसे ही करना है। अच्छा, ये इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी IAS 7 इसको अलाउ करता है। फिर वहाँ पे ICAP ने कहा हुआ है कि IAS 7 कहता है, मिसाल के तौर पे इसके बारे में कहता है कि इधर भी आ सकता है उधर भी, लेकिन इधर बेहतर है, इधर भी आ सकता है उधर भी, लेकिन ये वाला उधर बेहतर है। लेकिन हमने दोनों को क्या क्या याद रखें, दोनों को एक जगह रखा हुआ, बिल्कुल सही है। सिर्फ MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा वो बताऊंगा, वो वाली बात पढ़ा के वहाँ से, और फिर MCQ के लिए छोटा सा रूल बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों तरफ आ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। क्लियर है ये बात? एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था, ये बात समझ आ गई है? ऑप्शन है, ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अब हमको अपनी तरफ से कोई नया ऑप्शन नहीं बनाएंगे, अच्छा वाला फॉर्मेट याद हुआ पड़ा है, अब ऐसे थोड़ा ही है कि अब नया फॉर्मेट याद करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अगली बात आपसे ये की थी मैंने कि आप डेटर के लेजर में सारी सेल्स डाल दो। हमने ये काम किया अभी, जो रेकमेंडेड भी है, ऑप्शन 1। टोटल सेल्स लिख लिया हमने 19,700। ये अपना सवाल है, ये लेजर का डेटर का लेजर ये सामने बना हुआ है, ये वही लेजर मैंने दोबारा बनाया है। और कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये 29,500 आपने अभी लिखवाया है मुझे, ऐसे ही है। लेकिन कोई बच्चा जिद करता है, वो कहता है नहीं ये मुझे बात नहीं समझ आती, मेरे इंट्रो के उस्ताद ने कहा था डेटर के अंदर क्रेडिट सेल्स जानी है तो बस वही जानी है, अब ये हरफे आखिर है। मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं है, ऐसे ही है, ये तो कैश फ्लो के लिए आपको सहूलत दी है। नहीं मैंने नहीं लेनी सहूलत, मैं ये कह रहा हूँ कि क्रेडिट सेल्स ही जाती हैं, लेकिन भाई आपकी आसानी है, कर लो। नहीं नहीं मैंने नहीं करना, मुझे तो डेटर के लेजर में क्रेडिट सेल्स ही चाहिए। जिद कर ली, मैंने कहा चलो कर लेते हैं। अब अगर ऐसा बच्चा जो जिद करे क्रेडिट सेल्स लिखने की, उसके डेटर के लेजर में 29,700 वाली सेल्स का 72% आएगा और फिर कैश आएगा 21184, ठीक है। लेकिन इसी 29,700 की सेल्स का बाकी कितना बनता है, 28%। जरा निकालो, 28% तो बनता है, फिगर दसो। 8316, ये कैश सेल्स का कैश है, जो उधार भी नहीं बेची, जो कैश सेल्स वही बनता है ना। अगर 72% क्रेडिट सेल्स हैं तो बाकी कैश है। अब ये कैश भी फिर लिखना ज़रूरी है, तो फिर आपको मैनुअली ये काम करना पड़ेगा। डेटर से 21,184 निकला और 8316 आपने निकाला, 29,700 का 28%, तो अल्टीमेटली पहुंचे उसी 29,500। तो फिर ये सारा काम करके इधर पहुंचना ही है, तो एक शॉर्टकट उस्ताद ने बता दिया, तो सिर्फ इस टॉपिक के लिए उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से तस्वीर जब आप बनाएंगे तो आपके सामने होगा ऑप्शन 1 जो हमने किया, ऑप्शन 2 जो हो सकता है, रेकमेंडेड मेरी तरफ से ऑप्शन 1 है। तो इसकी जिद मत करना, वो ही करना। वो एक उसूल के तौर पे लिखवा दिया कि कैश फ्लो के सवालों में आपने
डेटर्स के लेजर में टोटल सेल्स लेनी है, और साथ ही यही रूल क्रेडिटर्स के लिए भी है कि क्रेडिटर्स में टोटल परचेजेस ले लेनी है, वो भी इसी तरह से टोटल कैश निकल आएगा। और अगर टोटल नहीं लोगे तो क्रेडिट परचेजेस का कैश अलग निकलेगा और फिर कैश परचेजेस को अलग ऐड करना पड़ेगा। तो उस मुसीबत से बचने के लिए कैश फ्लो के टॉपिक में हम मुस्तकिल चल रहा है ये काम, बस कर दो। कैश फ्लो के सवालों में हम डेटर्स और क्रेडिटर्स के लेजर में टोटल सेल्स और टोटल परचेजेस लिख लेते हैं। हालांकि कॉन्सेप्चुअली ये बात वैसे सही नहीं है, लेकिन कैश फ्लो के सवाल के लिए वर्किंग है ना, कैश फ्लो के सवाल के लिए ठीक है, आसानी हो जाती है। ठीक है जी, ओके। पिक्चर तो नहीं ले रहा कोई अभी तक? हाइब्रिड में देखें यार, कोई पिक्चर तो नहीं ले रहे हैं? ओके, कौन कौन आएगा 2 बजे? अच्छा, दूसरी क्लास के बच्चे ज़्यादा आते हैं। ये जो लोग आते हैं ना, उनसे पूछ लो बेशक, जो रूटीन में बच्चे आते हैं ना, उनसे आप बेशक पूछ लो। 80% से भी ज़्यादा बच्चे शाम वाली क्लास में वो सुबह वाले होते हैं। एक्स्ट्रा क्लास रखूँ तो अब वो ले उड़ेंगे मज़े पास होने के। तो रूम 8 में क्लास रखी है, यहाँ पे सरद नान ने क्लास रखनी थी, तो उन्होंने कहा जी आपकी भी 2 होंगी। मैंने कहा 2 जितने को आते हैं ना ये MCQ डिस्कशन में, मुझे तो आप 10 कुर्सियाँ भी रख दे तो मेरे ख्याल में काम हो जाएगा। उन्हें पता है कि जी रिकॉर्डिंग के लिए उसने यहाँ पे बुलाया हुआ है, लेकिन जो आते हैं ना उनको जितना फ़ायदा होता है वो घर बैठों को नहीं हो सकता। हाँ, मिल तो जाता है उनको भी, लेकिन कभी देर सवेर हो गई, कभी उस तरह से इंटरेस्ट ना हुआ तो क्लास तो फिर क्लास ही होती है। तो कोशिश कीजिएगा रूम 8 के अंदर है कोई 130 बच्चों की गुंजाइश तो 100 को आ जाना यार, दोनों क्लासों से मिला के 100 भी नहीं आओगे हैं, ऐसे ना करना, हिम्मत कर लेना। ठीक है? अच्छा जी बेटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाने के लिए बुलाना है, आना हो तो पढ़ने के लिए आ जाना। ठीक है? वो किधर है आज? क्योंकि बच्चा यहाँ बैठता है, नाम तो मेरा नहीं ज़हन में यार, कल आने दो उसको, छुट्टी करके गया। 2-3 बच्चियाँ छुट्टी पे हैं आज, माफ़ी नहीं है, माफ़ी मुश्किल। अच्छा जी सुने, ये जी एक सवाल आपने होमवर्क में करना है, नंबर 9, गैलेक्सी ब्रदर्स, पेज नंबर 624। अभी अब वापसी पे दिखाऊंगा, याद कराना जब ये आगे चलूंगा तो। सुनो जी, ओ भाई साहब, ओ बहन साहिबा, ओ सारे इधर देखो भाई, इधर देखो भाई। ये सवाल वाहिद सवाल है आपकी किताब में जिसमें ट्रायल बैलेंस से, पास पेपर्स का एक ही सवाल है, ट्रायल बैलेंस से उसने कैश फ्लो बनवाई हुई है। तो ऐसा इस दफ़ा भी तो हो सकता है। तो डरें उस वक्त से जब बैलेंस शीट अलग अलग नहीं आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अलग नहीं बना होगा, ट्रायल में से कैश फ्लो बनानी पड़ेगी। तो उस वक्त से डरने की तैयारी है आज। ठीक है? ये सवाल ट्राई करना। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ तंग करेगी, अजीब सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल नेट ऑफ कैश विड्रॉल्स लिखा हुआ उन्होंने। तो ये कोई जो बैलेंस है, अच्छा ना, इसमें मजे की बात ये थी, जरा देख लेना, इसी साल के स्टार्ट में बिजनेस शुरू हुआ है, ओपनिंग किसी बैलेंस लेजर का भी नहीं होगा, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है? किसी का भी नहीं होगा ओपनिंग। अच्छा, यहां पे ना क्लोजिंग दिल कर रहा है आपका 73 लिख दें, लेकिन मसला यह है कि ये 73 ओपनिंग तो वैसे नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है सही, इसमें से डिविडेंड भी माइनस, ड्राइंग भी माइनस हो चुकी है। तो थोड़ा सा ये आपको तंग करेगा, खपना थोड़ा सा, लेकिन इसको एंड पे रखना, ये सवाल एंड पे करना है। ठीक है ना? ये एंड पे करना है। पहले आपने वो क्वेश्चन बैंक वाला सवाल जो होमवर्क में देने लगा वो कर लेना है, उसके बाद आपने वो 4 सवाल जो कहें एक सिटिंग में करने हैं वो कर लेने हैं, फिर आपने ना हिम्मत करके बाकी सारा सवाल हो जाना है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट तंग करना है। ये मैं इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस कर लूँगा। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 पेज 624 ये होमवर्क है। उसके बाद जी जाते जाते कुछ ये भी देखना है बच्चों ने, कौन सा बेटा, ये वाला बेटा, ये तो पिक्चर ले ली थी सबने हैं, तो क्वेश्चन एक एक करके लिखवा तो रहा हूं। ये वाले नहीं, कहाँ लिखे थे? ये बेटा पास पेपर 9 इधर ऐड हो गया। अच्छा, यूनिवर्सल लिमिटेड, अब मैं लिख ही जाऊं, यहाँ पे देखो ज़रा, क्वेश्चन बैंक में 6 नंबर पे है, कौन से नंबर पे? यूनिवर्सल 3 नंबर पे है।
क्वेश्चन बैंक 3 है यूनिवर्सल, नाम क्या है जी? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लिमिटेड। लो जी, ये तो है होमवर्क। और ये अगर कोई IAS 7 को रिवाइज करना चाहे तो सारे सवाल जो मैंने करवाए आपने किए वो करने की बजाय ये 4 सवाल कर लेना बस। और कराए कितने के नहीं। अच्छा जी चलें, यूनिवर्सल लिमिटेड ढूंढते हैं, पिक्चर बनानी है सर। लो जी, स्पेशल सवाल ते स्पेशल ओ हेलो ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, स्पेशल सवाल ते स्पेशल सफा नंबर 666 आंदे जाओ तो लेंदे जाओ। पहले आइए, पहले पाइए स्पेशल सवाल, स्पेशल सफा नंबर 666 666। क्वेश्चन बैंक 3 पेज नंबर 666। रिक्वायरमेंट है सवाल की, यूजिंग डायरेक्ट मेथड कैश फ्लो बना दो। कुछ शर्म हया करो और कैश फ्लो यूजिंग डायरेक्ट मेथड बना दो। आप कोई मसला ही नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मसला इसमें था। डेटर्स हैं नेट, और सवाल में एडजस्टमेंट नंबर 2 में कह रहा है यूएल मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवर एट 6% और ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवर 7 मिलियन वर रिटर्न ऑफ। हाँ, यही तो बताना है फर्क। इनडायरेक्ट मेथड में बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर करते थे, और मुझे बोलने दो, ठीक है, मैंने भी एंट्री दी हुई है, सुनो। इनडायरेक्ट मेथड के सवालों में बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर करते थे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को यूज करके डेटर्स को नेट करते थे, वर्किंग कैपिटल में नेट डेटर्स को ले जाते थे। तो अगर ये सवाल इनडायरेक्ट मेथड का होता तो ये एडजस्टमेंट इग्नोर करने वाली थी, लेकिन आज नहीं बचदे तुसी। ये मेथड है डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड है तो लेजर बनाना पड़ेगा, और डेटर का लेजर कभी भी नेट पे नहीं बनता, ग्रॉस पे बनता है, ठीक है। और अगली बात, प्रोविजन का लेजर भी बनाना है, वहां से निकलेगा बैड डेट एक्सपेंस। वो अगर किसी एक्सपेंस में छुपा पड़ा होगा तो नॉन कैश है, माइनस करेंगे। ये दोनों में फर्क है। उसूल मैंने आज लिखवाया नहीं, सिर्फ मैंने एप्लीकेशन दिखा दिया आज इसकी। जो आप मंडे को आएंगे ना तो उसूलों वाले सफ़े पे इसका उसूल लिख लेंगे, ये दूसरे से डिफरेंट है। मैंने कहा किताब बंद कर दो तुम। अब तो तुम्हारी शिकायत भी लगा सकता हूं मैं, करो किताब बंद। घर वालों को शिकायत जब लगने, हाँ सही डर पड़ा होता है ना। अगली बार से मैं सोच रहा हूँ एडमिशन बच्चों को दिया जाए, वालिदैन का नंबर लेके उनसे बात करके कि असल नंबर है या नहीं। अच्छा, उसके बाद एडमिशन दिया जाए, छुट्टी करें फ़ोन करवा दो, टेस्ट में फेल हो फ़ोन करवा दो, पढ़ें तो पढ़ें, नहीं तो ना पढ़ें, जाए ना। अम्मा अब्बा का भी ऐसे ही नुकसान कर रहे हैं, उस्ताद का भी सर खाते हैं जी। ट्रेड रिसीवर्स नेट हैं, कैसे पता लगा नेट हैं? बताया उन्होंने प्रोविजन है। इधर बेटा इधर देखें प्लीज। बताया उन्होंने प्रोविजन है, और दूसरी बात फेस पे प्रोविजन नजर नहीं आई, तो इसका मतलब ये डेटर्स नेट ऑफ प्रोविजन है। अब मुसीबत ये है कि मेथड डायरेक्ट है, डेटर्स का लेजर बनाना है, प्रोविजन का लेजर भी बनाना है, दोनों ना। बैड डेट को भी इग्नोर नहीं करना। एंट्री सिखाई थी, बैड रिटर्न ऑफ की एंट्री, बैड डेबिट डेटर क्रेडिट, फिर बैड डेट क्रेडिट प्रोविजन डेबिट, फिर दोनों को मिला के एंट्री बनाई थी प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। तो ये दोनों लेजर्स बने होंगे, बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री भी करनी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला मसला तो ये है कि ये 56,000 से 68,000 ये नेट हैं। 56,000 ऐसे तो नहीं, हाईलाइटर से तो ना लिखें सर जी। आप कह रहे थे 60, मैं खुद को थोड़े सर कह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे जी। 68,000 ये नेट है बच्चों। अब वो कहता है, सिर्फ उसने प्रोविजन दे दी होती ना, बड़ी आसानी थी। कहता है बस जी मेंटेन करते हैं प्रोविजन एट 6%, यानी 6% ओपनिंग पे भी थी, क्लोजिंग पे भी थी। अब फिगर नहीं बताई तो कोई नहीं, प्रोविजन की परसेंटेज है 6% और ग्रॉस होगा फिर 100% और ये होगा 94%, ठीक है ना।
ग्रॉस में से प्रोविजन लेस करें तो नेट, ये वर्किंग करना पड़ेगी हमें इस डायरेक्ट मेथड के। इनडायरेक्ट में तो क्या इग्नोर करके जान छूट गई थी, यहाँ पे ये वर्किंग करके ये दे दे तो ये फिगर निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये दे और ये दे दरमियानी फिगर बैलेंसिंग निकाल। हमें डेटर्स ग्रॉस और प्रोविजन चाहिए, दे तो बिस्मिल्लाह, ना दे तो जैसे भी निकालेंगे, ठीक है। अब वही फॉर्मूला गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज वाला, हमें 56,000 दे दिया उन्होंने, ये 56,000 की परसेंटेज सामने बना ली हमने, वो कितनी है, ये 94% है, ठीक है। आप कॉस्ट आप ग्रॉस भी निकाल सकते थे, प्रोविजन भी निकाल सकते थे। प्रोविजन निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें, ये प्रोविजन निकल आएगी। मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ग्रॉस डेटर्स निकल आएंगे। हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी बोले 59574 और बैलेंसिंग निकाल लो प्रोविजन अब 3574। ये घर पे करना है, खबरदार किसी ने नोट करने की कोशिश की तो। अब पिक्चर चलो ले लेना पिक्चर, लेकिन प्लीज पहले सवाल पूरा करके फिर देख लेना ईमानदारी से, क्योंकि पर्चे में तो आपने करना है ना बेटा। अच्छा अब दूसरा, अब वर्किंग नहीं कर रहा मैं, दूसरा डायरेक्ट कर दो अब, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे कर दो, बस वर्किंग करने की जरूरत नहीं होती पर्चे में। बहरहाल आपको एक शो कर दी एक। अगला बताओ 68,000 डिवाइड बाय 94 इंटू 100 340। सर अजीब फिगर आ रही, नीचे वाली तो बड़ी सीधी फिगर थी, बड़ी अजीब सी फिगर आ रही है। कोई मसला नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट पे पक्के रहो जी। 4340। अब बच्चों इधर देखो, डेटर्स का लेजर बनेगा जिसमें ब्रॉड डाउन ये ऊपर वाली वर्किंग से आएगा 59574। कभी भी 56,000 नहीं आ सकता था यहाँ पे। ऐसे ही क्लोजिंग डेटर्स आएंगे ग्रॉस 72340, ये हमने निकाला है वर्किंग वन में, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन का ब्रॉड डाउन वर्किंग में ही निकाला है, बैलेंसिंग हमने 3574, क्लोजिंग 4320। अच्छा 40। अब ये प्रोविजन की परसेंटेज वाली बात तो हमने कर दी, साथ ही कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 7 वर रिटर्न ऑफ। अब आज ये इग्नोर नहीं हो सकते ना, आज डेटर्स का लेजर बना है, प्रोविजन बनी है, तो एंट्री प्रोविजन डेबिट 7,000 है, 7 मिलियन है ना, तो हमने ये 1000 में लिखा हुआ, मिलियन में लिखा हुआ है, 1000 है बेटा। ये देखो ऊपर 1000 से सवाल उठाया ना, तो ये नीचे वाले मिलियन को 1000 कर लो फिर, ठीक है। तो 7 मिलियन मतलब 7000। ये प्रोविजन डेबिट और डेटर क्रेडिट, वो याद है ना, दो एंट्रियों को मिला के एक किया था, बैड रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट, फिर बैड रिटर्न ऑफ क्रेडिट करके प्रोविजन डेबिट। तो वही हमने कहा था कि डायरेक्ट ही एंट्री कर दिया करो प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। दोनों के आगे लिखा करते थे हम बैड डेट रिटर्न ऑफ। अब कैश इसमें निकल आएगा, बैलेंसिंग कैश पेड। देखो अब नॉर्मेलिटी सवाल ने खुद बता दी, मैं कहता था ना कि कोई अब नॉर्मेलिटी होगी तो सवाल बताएगा, वो बताएगा, हम लिख लेंगे, बाकी हमने 4 नॉर्मली ढूंढने होते हैं, 3 आ गए, चौथा आ जाएगा। ऐसे ही आपके यहां से बैड डेट एक्सपेंस की फिगर निकलेगी, बैड डेट एक्सपेंस, वो जो बैलेंसिंग निकलता था और वो जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था। इस तरफ भी आ सकता है लेकिन इस तरफ भी आ सकता है, ठीक है। अब अगर वो फिगर निकल आई है तो वो फिगर होनी चाहिए थी प्रॉफिट एंड लॉस में, बोलो। अब जाके देखेंगे ना आप, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको फेस पे कहीं नजर नहीं आएगा, तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस में पड़ा होगा, इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सवाल के अंदर वही 60% सेल आपने इग्नोर कर देना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दे रहा है 70% चार्ज टू कॉस्ट ऑफ, 70% चार्ज टू बताया हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल। टोटल डेप्रिसिएशन का 70% कॉस्ट ऑफ सेल में है, तो बाकी फिर किधर है, हवा से उठ गया, वेपोरेट हो गया, बाकी फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पड़ा होगा। तो ये अब अलग अलग करने पड़ेंगे, माइनस करोगे ना इंशाल्लाह। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अदर इनकम में 3 मिलियन गेन ऑन डिस्पोजल है, मेंटेनेंस इनकम पड़ी है, और को डिस्काउंट पड़ा है, पता नहीं ये क्या, डिबेंचर्स पे डिस्काउंट। जुगाड़ लगाना वैसे आपके लेवल की बात नहीं, होना नहीं चाहिए, लेकिन अब पड़ा है ना, करो, फिर मैं समझा दूंगा। कुछ तो करोगे, पर्चे में सवाल आ गया है, कुछ करोगे, कुछ नहीं भी होगा तो जुगाड़ लगाओगे, ऐसे ही समझना है। लेकिन ईमानदारी से इसमें मैं नंबर लगा देता हूँ। ये सवाल आपका आप कर लें 14 नंबर का, ठीक है। ज़रा 14 इंटू 1.8 करो, 16 इंटू 1.8 करो, 30 मिनट, आधे घंटे में कर लेना, ठीक है। मैं इसका 16 नंबर कर देता हूँ, बस 15 ठीक है, 15 ठीक है, 15 मार्क्स, और 30 मिनट्स में करना है, टाइमर लगाकर घर पे, ठीक है। ये आपका टेस्ट है, समझे, कल आई कैप का।
पर्चा आ गया आई के आपके सवाल में, ठीक है। और उस्ताद ने नकल भी करा दी उस्ताद ने नकल भी करा दी। अल्लाह हाफिज़।